सर, अतीक अहमद का आईएसआई से कनेक्शन था, ऐसा फिल्म में दिखाया गया है। क्या ये सही है? अतीक बयान देता है कि मेरे आईएसआई से ही नहीं एलईटी से भी संबंध है। ये बोला है अतीक ने। ये बोला है। धुरंधर 2 में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि सिस्टम ने ही अतीक को मरवाया। ये सच है क्या? मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, जहां पर आज से 40 साल पहले एक भी मुस्लिम परिवार नहीं था, पूरे इन 7 जिलों के बॉर्डर पे मदरसे मस्जिदें। दाऊद का गैंग क्या उत्तर प्रदेश में भी एक्टिव था सर? उसके लिंक दाऊद इब्राहिम से एस्टैब्लिश थे। ये आप ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे पॉडकास्ट में? दबंगम सिंघम जो है मैंने देखा नहीं, लेकिन हमारे कई पुलिस अधिकारी उनकी तरह अपने हिप पॉकेट में पिस्तौल खोस करके इठलाते बल खाते चलते, शर्ट के 3 बटन खोल के। दैट इज एब्सोल्युटली वर्थलेस। सर, पाकिस्तान से जो फेक करेंसी भारत में आती थी पहले, उसका अतीक अहमद से कोई कनेक्शन था? कि नकली नोट के कारोबार में इनका बराबर का हाथ था। अतीक का? जी। मुख्यमंत्री जी तत्कालीन घर जाकर के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं। जब मुख्यमंत्री कुत्ते से हाथ मिलाएंगे तो डीएम, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी वो क्या करेंगे? ये वही कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव। फिर वो आरती का थाल लेके जाएंगे। सर, यूपी में गाड़ी पलटने से आदमी मर जाता है, ये तो हमने सुना है, लेकिन लू लगने से भी मर जाता है, ऐसा होता है क्या? हमसे लोग पूछे कि आपने इतने लोगों का वध किया, आपको नींद आ जाती है? उनका नींद इसीलिए आती है कि मैंने उनका वध किया। न करता तो नींद नहीं आती, क्योंकि मेरा धर्म था वो। सर, ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स या सरकारी जो कर्मचारी हैं, उनमें जो कैमरा कल्चर आया, फुल रीलें बन रही हैं, वो वॉक कर रहे हैं स्लोमो में, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, कैसे देखते हैं आप इन सब चीजों को? ऑल सच पीपल हु डू दैट, आप साफ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, दे रिक्वायर साइकाइट्रिक इंटरवेंशन। मैं समझ रहा हूं कि अगर कहीं वाकई गोली चलने लगेगी तो आपकी पतलून हो जाएगी गंदी, इसलिए आप यहीं घर में बैठे आराम करें, इससे पहले कि आपकी व्यवहार और आपकी हवाइयां जो चेहरे की हैं औरों का मनोबल गिरा दें, आप यहीं रहें। क्यों आपने ये सवाल किया? क्यों मेरे मन की बात थी? आप पहले व्यक्ति हैं जिसको मैं ये बात बता रहा हूं। नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं द रौनक पॉडकास्ट। अतीक अहमद के बारे में बहुत बात हो रही है। जब से धुरंधर 2 रिलीज हुई है, उसके बाद से ये पूछा जा रहा है कि क्या सही में अतीक का आईएसआई से कनेक्शन था? क्या वो वेपन्स और ड्रग्स की तस्करी में भी शामिल था? आज के जो हमारे गेस्ट हैं हमारे पॉडकास्ट में, उनसे बेटर इस सब्जेक्ट पर कोई बात ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देश के वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर्स में से एक डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे आज के गेस्ट हैं। यूपी के डीजीपी भी रहे हैं। यूपी में क्राइम हो या क्रिमिनल्स हो, उनका सफाया करने में इनका अहम योगदान रहा है। तो आइए अतीक के बारे में और यूपी में क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में भी इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें जानेंगे। ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। एंड प्लीज वेलकम डॉक्टर विक्रम सिंह। नमस्ते सर। जय हिंद रौनक जी, बड़ी कृपा की आपने अपने प्रतिष्ठित मंच पे मुझे इस संवाद के लिए अवसर दिया। बहुत बहुत स्नेह एवं आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी गन की तरह आपका शुरुआत का जो ये आशीर्वाद था वो भी बहुत लोडेड था। अगर चीज लोडेड न हो तो खाली और बेपेंदी के लोटे की तरह वार्तालाप का कोई प्रयोजन नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। और आप राजी हुए दूसरी पॉडकास्ट के लिए हमारे। इससे पहले वाले का जबरदस्त फीडबैक था सर। कैसा था आपको लोगों ने क्या कहा? रौनक जी, मैं ये बताऊं कि मैं तो सीनियर सिटीजन हूं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से संपर्क, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी गया वहाँ एक उत्सव का वातावरण था। पॉडकास्ट के बाद? जी, लोगों ने कहा अरे सर आप कहाँ गए थे? आपको मालूम है? आपको भी अंदाज नहीं होगा कि आप रौनक जी के यहाँ गए थे, और उसको हम लोग पूरे खानदान भर में उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और घर घर में उसको देख रहे हैं और एक एक चीज़ को 3-3 बार देख रहे हैं। तो जितना मुझे अपने बारे में जानकारी नहीं थी कि मैंने क्या कहा, क्या पहन के गया था, उससे ज़्यादा मीमांसा और उसके बाद चिंतन और उसके बारे में चर्चाएं पूरी यूनिवर्सिटी में थी। फिर और उन रिश्तेदारों ने बताया। अच्छा, ये तो बात हुई लोकल। फिर कनाडा, अमेरिका में जो यूएसए में हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी बताया अरे भाई बहुत अच्छी जगह तुम पहुंच गए, और अगर कभी फिर मुलाकात हो तो हम सबकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रौनक जी को कहिएगा बहुत अच्छा बोलते हैं और उनके चेहरे पे बड़ी मासूमियत है। हमने कहा ये मैं जरूर बता दूं। थैंक यू वेरी मच सर। जी जी। जितने भी लोकल लोग हैं और जितने भी कनाडा तक हैं, सबको प्रणाम पहुंचे आपके थ्रू। तो शुरू करते हैं इस बातचीत को। बिल्कुल बिल्कुल। अतीक अहमद बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं सर, और हमारी बातचीत का एक हिस्सा भी बहुत ट्रेंड किया सोशल मीडिया पर। धुरंधर 2 रिलीज हुई, उसके बाद से अतीक अहमद पे बहुत बात हो रही है। उसमें दिखाया है कि अतीक अहमद का आईएसआई कनेक्शन था, कैसे ड्रग्स और हथियार के सप्लाई में अतीक अहमद
पूरी तरह से सारे तार जुड़े थे। आप ये बताइए, धुरंधर मूवी में जो अतीक अहमद का दिखाया गया है किरदार, क्या वो सही है या फेक दिखाया है? जो लोग फेक कह रहे हैं, मैं पूछूंगा फेक कहने की जरूरत क्या है? ये मतलब उसके पीछे उनके पास बेस क्या है? मुझे घोर आपत्ति ये है कि एक हत्यारे और एक कुख्यात अपराधी के लिए कवर फायर जो दे रहे हैं, और दिखाई ये पड़ रहा है कि जो कवर फायर दे रहे हैं, उगते हुए वो उस तरीके के कलाकार हैं, कालांतर में उनके अंदर भी वही एक डीएनए है जो कि उनको माफिया बना सकता है। लेकिन दुर्भाग्य उनका ये है कि अब वो इकोसिस्टम नहीं रहा कि वो बन सके अतीक। इसलिए उनको संतोष करना होगा, जितनी कमाई कर ली उसी में संतोष कर लें, अन्यथा ज़्यादा हाथ पैर चलाएँगे तो लाभ के स्थान पे कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लोग की यात्रा करनी पड़ जाए। आप उनकी जो लोग कवर फायर दे रहे हैं, पहले उनकी ज़रा बैकग्राउंड आप देख लें। अगर आप कहेंगे तो मैं नाम लेके बता सकता हूँ कि जिन लोगों ने कहा है, क्रिमिनल हिस्ट्री देख लीजिए ज़रा, अबू आज़मी, वो भी बहुत कवर फायर दे रहे हैं, और उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री ज़रा एक बार चेक कर लीजिएगा। हेट स्पीच में उनको जेल भी हुई थी। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में वो एक्यूज थे, सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिली। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इस तरीके के लोग कवर फायर देंगे, अगर नहीं देंगे तब आश्चर्य होगा। अब हम बात करते हैं क्या ये सही था या गलत था। अतीक 1962 बॉन्ड है, 1962 बॉन्ड है, 79 ऑनवर्ड्स उसके ऊपर 100 जघन्य अपराध है। एक दो नहीं, 100 से ऊपर जघन्य अपराध हैं, और कोई ऐसा नहीं थप्पड़ मारना है या गाली गलौज का नहीं है। ये कब से आपने कहा 62 बॉर्न है और कब कब तक? 1979 ऑनवर्ड्स ओके, टिल हिज डेथ, 100+ केसेस। तो ये तो 15 साल की उम्र से ही आप ये कह रहे हैं। जी, ये तो पूत के पाँव पालने में ही दिखाई पड़ने लगते हैं। जो है एक्सटॉर्शन, हत्या, मास मर्डर्स, जबरन धन वसूली, और इसके साथ प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती कब्जा करना। ये तो इसकी श्रेणी थी। जो सबसे ज्यादा जघन्य अपराध हमारे तत्कालीन इंडियन पेनल कोड में थे, वो इनके ऊपर लागू हैं। ये 100 कह रहे थे आप? ये 100 है, 100+। और ये देखिए राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे। जैसे कोई गैंग बनता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तो उसका गैंग बनता है D39 विद्याराम गैंग था, 4-5 थानों में क्रियाशील था, तो उसका था D39 विद्याराम गैंग, आगरा। ये कैसे होता है सर? ये थोड़ा बताइए, गैंग को कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्ट्रिक्ट गैंग, डिस्ट्रिक्ट गैंग का कोडिंग होती है D। अब इंटरस्टेट मतलब अंतरराज्यीय, एक IR, इंटर रेंज, जैसे वो प्रयाग इलाहाबाद रेंज में भी हो, लखनऊ रेंज में हो, अच्छा। या आगरा, तो इंटर रेंज हो जाएगा वो IR। IR 280 मान लो 19 IR 220, जैसे डकैत वकैत होते हैं या इस तरीके के स्मगलर्स होते हैं तो इंटर रेंज कहते हैं। अब होते हैं जो टॉप मोस्ट लेवल, मतलब नेशनल लेवल के खिलाड़ी, इंटरस्टेट। ये थे IS 277। इनकी कोडिंग जो गैंग चार्ट में इनका नंबर था इंटरस्टेट 277। 277 क्यों? इससे पहले 276 हो चुके थे? हाँ, हो चुके होंगे, बिल्कुल हो चुके होंगे। जब इंडस्ट्री हो जाती है 277, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हमारी है, आज की नहीं है, 10 साल की नहीं है, 20 साल की नहीं है, ये है 50 साल की। अंग्रेजों के ज़माने से ये कोडिंग और तब से चली आ रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जब से हमारा पुलिस विभाग बना 1861 से, लेकिन ये जो ग्रेडिंग वगैरह है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है। ठीक है। अगर आप कभी जाएँ किसी थाने में, अगर आप किसी से कहिए अपने मित्र से कि आपको हिस्ट्री शीट दिखा दें, आप देखेंगे कि 1890 तक की हिस्ट्री शीट तो मैंने देखी है, उर्दू में लिखावट में, और उर्दू में सारी जो है सर्विलेंस और उनके डिटेल, और उसके कॉलम्स होते हैं, देखने में बड़ा लुत्फ़ आता है कि कितने ज़माने में कितनी बारीकी से अपराध और अपराधियों के बारे में निगरानी की जाती है। उनके मददगार कौन है, ज़रिया आमदनी क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। खैर हम इस पे आते हैं अतीक के ऊपर। हम लोग अतीक पे आते हैं। IS 277। 277। अब IS 277 ने शाहगंज में मुकदमा लिखा जाता है, और इकबालिया बयान देता है कि मेरे ISI से ही नहीं LET से भी संबंध है। ये बोला है अतीक? जो ये बोला है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसकी वीडियोग्राफी ज़रूर हुई होगी, और अगर इसको पता लगाया जाए तो मैं समझता हूँ, लेकिन अगर की भी होगी तो कम से कम हमें तो और आपको तो नहीं बताया जाएगा, क्योंकि इतनी संवेदनशील मामला है। और ये भी नहीं है कि साहब ये कोई गौरैया थे कि इनके धमका करके इनसे कुछ कहलवा दिया जाए। कौन से ईयर की बात है सर, साल? ये जब गिरफ्तार होकर शाहगंज में केस लिखा गया था, मैं समझता हूँ इनकी डेथ के कुछ दिन पहले की बात है। ठीक है। बिल्कुल करंट बात है, ये बहुत पुरानी बात नहीं है ये। हाँ। कि आप समझे 1979 या 1980 की बात हो, ये ठीक है। तात्कालिक बात है। और तात्कालिक बात पे उसने ये कहा था कि बात अभी हम शुरू कर रहे हैं कि मेरे ISI से संबंध है, मेरे लश्कर तैयबा से संबंध है, और ड्रोन के माध्यम से पंजाब में हमने 455 बोर पिस्टल, AK-47 और RDX और कारतूस हमने मंगवाए थे, और हमारे ही स्लीपर सेल्स ने ला करके हमें उसको लाके दस्तयाब करे, मतलब हमको उपलब्ध कराया। वजह
उमेश पाल की हत्या के लिए हमें सोफिस्टिकेटेड वेपन चाहिए थे। पिस्तौल तो 9mm की भी आती है, 38 बोर की भी आती है, 32 बोर की भी आती है। 455 इतना, जो अगर आपने देखा होगा, ये तो गूगल पे अपने दर्शकों को दिखाइएगा, वो एक तरीके से कोल्ट कोबरा करके एक पिस्टल आती है, इतनी बड़ी होती है, बिल्कुल कैनन। कारतूस भी उसका राइफल के बराबर होता है। अच्छा। अगर घुटने में भी लग जाए तो बचेगा आदमी नहीं, हेमरेज से ही मर जाएगा वो बिल्कुल फाड़ देगी, क्योंकि मान के चलिए कि अगर आपके पास इतने मोटा कारतूस अगर आर पार हो गया तो पूरे आसपास के ऑर्गन्स को, मेजर ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देगी। कोई ज़रूरी नहीं कि वाइटल पार्ट पे ही लगे। इसलिए जो सर्टेनिटी, मुख्तार अंसारी ने जब कृष्णानंद राय की हत्या करनी थी तो उसने LMG का इंतजाम करवाया था। इन्होंने जब उमेश पाल की हत्या करने का प्लान बनाया तो 455 और AK-47 का इंतजाम कराया। अब ये जब आई तो उसके बाद इन्होंने 2-3 बातें और हुई। मरने के बाद इनके घर की जब तलाशी ली गई इलाहाबाद में, सिविल लाइंस एरिया में, तो वहां पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस और मेड इन पाकिस्तान कारतूस बरामद हुए। इनको क्या जरूरत थी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान कारतूस लिया? जहां पे रहते थे 5 किलोमीटर की रेडियस में दसियों हथियार और कारतूस की दुकानें हैं, वहां से ले सकते थे। लेकिन इनको शायद विश्वास पाकिस्तान के कारतूसों पे ज्यादा था, उनकी मारक क्षमता के ऊपर उनको विश्वास था, इसलिए पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और मेड इन पाकिस्तान कारतूस किस्म किया। 455 जब आप वेपन देखेंगे, 455 का वेपन ये होता है कि पूरी वर्जिन स्टील का बनता है, 1 पीस ऑफ स्टील दैट इज वर्जिन स्टील, और उसमें कोई रिवेट वगैरह नहीं होता, जोड़ नहीं होता है। उसको काट करके फिर बाकी चीजें उसमें अटैच की जाती हैं, और वो इट इज लाइक अ मिनी कैनन। आप कहीं जा रहे हैं, दरवाजा नहीं खुल रहा है तो 2 गोली मार दीजिए, दरवाजे का ताला वाला सब खत्म हो जाएगा। कितने का आता है सर ये? महंगा ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन मेरा फिर भी असेसमेंट है, कोई भी फॉरेन मेड वेपन आज की तारीख में 15 लाख से कम का नहीं मिलता है। ये होगा 25 लाख का। अच्छा। हाँ, लेकिन कोल्ट कोबरा वगैरह है, उसमें कई वेरिएशंस आते हैं, और एक स्कॉर्पियन करके एक आती है, वो अगर स्कॉर्पियन वगैरह तो फिर वो बढ़ती चली जाती है। इट कैन, लेकिन इनके लिए पैसा क्या है, 15 लाख हो या 50 लाख हो, मनी इज नॉट एन इशू। एन ऑथेंटिक, ओरिजिनल, अनयूज्ड और बिल्कुल मिड कंडीशन का वेपन इनको चाहिए, और वो वेपन इनको मिल गया। और जिस तरीके से इन्होंने राजू पाल विधायक की हत्या की थी, दिन दहाड़े पूरा शुरू किया था, वहां से इन्होंने इलाहाबाद कैंट से और लेके गए थे दारागंज तक। और यही नहीं, जब लाश पहुंच गई अस्पताल तो इनके शूटर्स ने अस्पताल में जाकर के स्ट्रेचर पड़ी लाश के ऊपर भी कम से कम 20 कारतूस झोंके। तो इतना तो शातिर इनका दिमाग था। अब ऐसे आदमी के अगर बचाव में आप आ रहे हैं, मैं अगर पुलिस महानिदेशक होता, और जब मैं था तब मैंने यही किया, इनके बगल में जो भी इनके मददगार हैं, जो भी इनको कवर फायर दे रहे हैं, उनकी भी हिस्ट्री शीट खोल करके उनकी भी जांच और इंटेलिजेंस जरा इंक्वायरी हो जानी चाहिए। मजबूरी क्या है आपकी? अगर आप वाकई गंभीर हैं तो हमारे क्या ये ब्रांड एम्बेसडर हैं राजनीति के, ये मुसलमानों के? अगर मुसलमानों का ब्रांड एम्बेसडर आपको देखना है, मैं एक तो पहली चीज मैं कह दूं, भारत में हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, दोनों भाई हैं, लेकिन हमारे ब्रांड एम्बेसडर हमारे आपके हैं भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम साहब, ब्रिगेडियर उस्मान साहब, जिन्होंने कश्मीर में कहा था कि जब तक हम पाकिस्तान का लूटा हुआ कश्मीर नहीं ले लेंगे, मैं जमीन पे ही सोऊंगा, अनाज नहीं ग्रहण करूंगा। हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं परमवीर चक्र विजेता हवलदार अब्दुल हमीद, अशफाक उल्ला खां क्रांतिकारी। मैं एक शो पे था तो मैंने कहा कि आप लोग ये इसकी माला जप रहे हैं, मरसिया पढ़ रहे हैं, अतीक 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 अतीक, और आपके नैपकिन गीले होके चले जा रहे हैं, सूख भी नहीं रहे आपके आंसुओं से। आप ये बता दें, जिन हजरात के नाम मैंने बताए हैं, ये कहाँ दफन हुए हैं, ज़रा बता दें मेरी जानकारी के लिए। APJ अब्दुल कलाम साहब कहाँ दफन हुए हैं, अशफाक उल्ला खां साहब कहाँ दफन हुए हैं, PVC परमवीर चक्र होल्डर अब्दुल हमीद खां साहब कहाँ दफन हुए, नहीं मालूम हुआ। और जितने बड़े अलंबरदार थे, क्योंकि इनकी तरफदारी करना उनकी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि को कहीं पूरा नहीं करेगा। स्वार्थ सिद्धि तभी होगी जब अतीक और मुख्तार ऐसे लोगों की माला जपेंगे। फिल्म में ये दिखाया गया धुरंधर में कि जो नकली नोट थे वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते थे, और उसमें भी अतीक का हाथ था। इस पर मैं आपसे जरा 2-3 मिनट चाहूँगा। जी सर। इस पर चूंकि मैंने थोड़ा काम किया है। यूपी नेपाल बॉर्डर 771 किलोमीटर लंबा है। 6 जिले हमारे उत्तर प्रदेश के यूपी नेपाल से लगते हैं। आप शुरू कीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, पीलीभीत पे आइए, खीरी पे आइए, खीरी के बाद आप आइए बहराइच, बहराइच के बाद आइए बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, और ये जो 7 जिले हैं 771 किलोमीटर पे, ये पोरस इंडो नेपाल यूपी नेपाल बॉर्डर है। अभी मैं बिहार की बात नहीं करूंगा जहां शहाबुद्दीन थे,
अभी मैं यहाँ की बात नहीं करूंगा मुख्तार थे, अभी केवल अतीक और यूपी नेपाल बॉर्डर की बात कर लीजिए। ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक जैसे हमारा स्टेट बैंक है, हबीब बैंक है, और नेपाल का सबसे बड़ा बैंक जो है राष्ट्रीय बैंक है। ये दोनों का एक जॉइंट वेंचर हुआ, एक बैंक बना नेपाल में, हिमालयन बैंक। अब हिमालयन बैंक वैसे कोई बनता कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे भी कई कोलैबोरेशन है, नेशनल ग्रिंडलेस के साथ हैं, तमाम है, एनजेड ग्रिंडलेस वगैरह बने। लेकिन ये बैंक बना ही इसीलिए था कि पूरे यूपी इंडो नेपाल बॉर्डर पे हिमालयन बैंक की शाखाएं खोलिए, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर वो केवल वाणिज्य के लिए हो, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, या पब्लिक वेलफेयर के लिए हो। लेकिन रौनक जी वो उसका एक ही उद्देश्य था कि बहावलपुर में जो फैक्ट्री लगी है पाकिस्तान आईएसआई ने नकली नोट की, जिसकी डाई की मशीनें अब्दुल करीम तेलगी ने नासिक सिक्योरिटी प्रेस की जब नीलामी हुई थी तो स्क्रैप पे खरीद करके उसको नॉकडाउन कंडीशन में पाकिस्तान को रवाना किया। ये इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं। अब्दुल करीम तेलगी नासिक सिक्योरिटी प्रेस से सिक्योरिटी प्रेस खरीदा तो वही चीज़ जाके पाकिस्तान ने रिफर्बिश करके बहावलपुर में लगा दिया। उसके बाद जो स्टेशनरी और प्रिंटिंग जर्मनी से होती थी, आईएसआई ने अपनी सिस्टर एजेंसीज की मदद के साथ जर्मनी से नकली नोट का रॉ मटेरियल मंगाया। नकली नोट छपने लगे और वो नेपाल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जहाज़ों के साथ वो नेपाल पहुंचने लगे। और हिमालयन बैंक की जितनी ब्रांचेस थी, एक के चार, एक असली चार नकली, एक असली चार नकली, उनका एक्सचेंज होता था। इंडियन साइड में ऐसा नहीं कि अपने सिक्के खोटे तो गैरों की बनाती है। हमारे यहाँ भी जो ब्रांचेस थी, और मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, स्टेट बैंक की एक ब्रांच में एक महाराज जी थे, वो अकाउंटेंट थे, कहते थे ये बाबा जी हैं, ये अन्न नहीं खाते हैं, ज़मीन पे सोते हैं। और जहाँ पर नियम था कि 3 साल के अंदर पोस्टिंग हो जानी चाहिए थी, वो महाराज जी 7 साल वहाँ पर कुंडली मार के बैठे थे। और लोग कहते थे केवल फल खाते हैं, चाय नहीं पीते, कॉफ़ी नहीं पीते हैं। और अंततोगत्वा जब एंटी करप्शन ने और सीबीआई ने उनकी जांच की तो मालूम पड़ा कि लखनऊ में 3 महल आलीशान आर्किटेक्चरल वंडर्स उनके महाराज जी के 3 थे, और तीनों में अलग अलग उनकी गर्लफ्रेंड विराजमान थी। बिल्कुल फिल्म स्टार मटीरियल, नाजायज़ औलादें, और सबके पास अपनी अपनी बढ़िया कार। और ऐसी कार, हमारी आप वाली कार नहीं, आपकी तो कार होगी लेकिन हमारी वाली कार नहीं, वो 25 लाख से ऊपर वाली कार हर बच्चे के पास ना। सॉरी सर, मेरे पास होगी, आपके पास नहीं है क्यों? नहीं, देखिए हम लोग बड़े मॉडेस्ट मीन्स के हैं तो मैं नहीं हूँ सर। चलिए नहीं, दूसरा आपने कहा क्योंकि वो फल खाते होंगे तभी शायद पैसे बचा के वो सब बनाया होगा, क्योंकि आप अन्न में कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ 3 बार गोली खाने के बाद, 4 शौर्य पदक पाने के बाद MIG के मकान में रहता हूँ लखनऊ में, जो मेरे पिताजी ने दिया है। ईमानदारी से इतना नहीं, फल तो मैं भी खाता हूँ। फल खा करके आपका ये होगा, एक MIG का मकान 3 बेडरूम बना ले तो आपकी कुछ किस्मती होगी। तो टोटल संपत्ति कितनी आई महाराज जी की? महाराज जी की टोटल संपत्ति उस जमाने में बताया जाता था, आज आई थी करीब 38 या 40 करोड़ की। अच्छा, उस जमाने 40 करोड़ की जो आकी गई थी। तो ये नकली नोट के बहुत धुरंधर थे। एक ये भी नकली नोट के एक्सचेंज में इनका रोल था, और नकली को असली में मिला करके, असली को नकली मिला करके चलाते थे। अब यहाँ पे 3 मकान हो गए, नाजायज़ 3 उनकी मिस्ट्रेसेस हो गई, नाजायज़ औलादें हो गई। हर औलाद के पास वो फ़ोन, कौन सा, ये आईफोन जो लेटेस्ट मॉडल होता है, वो फ़ोन उनके पास। और मालूम पड़े कि अगर उन नाजायज़ औलादों की अगर आप वार्डरोब देखें, क्या फिल्म स्टार के वार्डरोब में वो परफ्यूम होंगे, एक परफ्यूम की कीमत 25-25 हज़ार रुपए। ये रेड में सब मिला। ये रेड में सब मिला। तो ये बाबा जी की कलई खुली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नेक्सस हुआ था, अब यहाँ से आपने देखा आईएसआई ने बहावलपुर में नकली नोट की फैक्ट्री छापी, एक बैंक बनाया हिमालयन बैंक, जो कि नेपाल के राष्ट्रीय बैंक से और हबीब बैंक से मिलकर बना, फिर उसके कॉन्डुइट्स बनवाए, कॉन्डुइट से चला। लेकिन जब हमारी अर्थव्यवस्था को, क्योंकि पाकिस्तान समझ गया था कि हमें सीधी लड़ाई में हरा नहीं सकता है, लेकिन ये बताते थे कि लगभग 7-8 लाख करोड़ रुपए नकली उसने हमारी इकोनॉमी में झोंक दिए थे। अब जब नोटबंदी हुई तो आपने सुना होगा 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली पाकिस्तान में, जिनके मालूम पड़ा कि न धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का। जब नकली नोट खत्म हो गए, डिमोनेटाइज हो गए 2000 वाले नोट, उसमें इनको लगा कि अब उनकी सारी धन संपदा वैभव खत्म हो गया, तो उन्होंने फिर खुदकुशी कर ली। खैर, जैसे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। इसके बाद आप देखते हैं कि नकली नोट के कारोबार में इनका बराबर का हाथ था, इसमें कोई शक की बात नहीं। अतीक का जी, इनका इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही थी, आप कह रहे हैं कि बहावलपुर पाकिस्तान से नेपाल, और नेपाल में हिमालयन बैंक, और वो
जहाँ से हमारे जो ये 7 जिले जो उत्तर प्रदेश के थे, वहाँ पर वो ब्रांचेस थे और वो दोनों तरफ होते थे मतलब नहीं, नेपाल साइड में, क्योंकि इंडिया में ऑपरेट करने का उनका कोई था, लेकिन बिल्कुल बॉर्डर पे। अच्छा। अगर आप देखें, जहाँ पर आज से 40 साल पहले एक भी मुस्लिम परिवार नहीं था, पूरे इन 7 ज़िलों के बॉर्डर पे मदरसे, मस्जिदें, वो दरअसल थे उनके सेफ हाउसेज़ या स्टॉप ओवर, जिससे कि नाजायज़ कंसाइनमेंट्स अगर आते हैं, तो वहाँ पर आकर के इनको वहाँ पर रोका जाए रुका जाए। और इसके बाद इनको बताया जाए गंतव्य कहाँ है और उनको कायदे से उनको गाइड करके चुपचाप पहुँचा दिया जाए। तो वो स्टोरेज फैसिलिटी एक तरीके से वो स्टोरेज गोडाउन्स थे। और आप ये देखें कि मैं तो वहाँ पे कई बार रहा हूँ, बहराइच, रुपैडिहा, सुनौली, ये सब मेरा देखा हुआ चप्पा-चप्पा, जहाँ पर एक भी मस्जिद और मदरसा नहीं था, आज वहाँ सैकड़ों की तादाद में बॉर्डर के ऊपर। तो ये नेचुरल है, आईबी ने भी इसको भी पिन पॉइंट किया और सब कुछ पिन पॉइंट करने के बाद लेकिन जो रिज़ल्ट सामने आया, वो बहुत ही ख़राब, किसी ने कोई एक्शन लिया ही नहीं। अतीक का इसमें क्या रोल था? अतीक तो बस फैसिलिटेटर, अतीक तो स्लीपर सेल का उस्ताद खलीफा समझ लीजिए। 100 स्लीपर सेल पे अगर वो कोई बैठेगा या कंडुइट रहेगा, तो अतीक ही होगा। अतीक खुद तो कोई नोट का काम नहीं करेगा, हुँ। लेकिन मैन पावर एंड लॉजिस्टिक्स सप्लायर एंड प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला, वो अतीक था। ये रिवील हुआ था बाद में? ये रिवील हुआ था बाद में, ये तो रिवील हुआ ही था। हुँ। ये तमाम बातें बाद में प्रकाश में आई। फ़िल्म में दिखाया गया कि अतीक को सिस्टम ने मरवाया, तो क्या ये सही था? अतीक की पुलिस कस्टडी में मर्डर के बाद उसकी मौत हुई थी। उसमें जुडिशियल कमीशन बैठा था। हाँ। जुडिशियल कमीशन की फाइंडिंग्स जो है, मैं समझता हूँ सबको उसका सम्मान करना चाहिए। मेरा अपना अभिमत क्या है, मैं उसके लिए जानने का, और आपका अपना अभिमत हो सकता है, लेकिन जुडिशियल कमीशन ने उसमें किसी को भी, पुलिस को दोषी नहीं मांगा। हुँ। आप क्या समझते हैं कि ये कोई महाराज थे, कोई स्वामी जी थे, कोई महात्मा थे? ऐसे आदमी के क्या दुश्मन नहीं होंगे? आप बता दें हमें, क्या ऐसे आदमी के तो आज तक कहाँ थे वो? मौके की बात होती है। आम जब पका होता है, पके आम के पेड़ को, कच्चे आम अगर हों, आप हिलाएँ पेड़ को, कुछ नहीं मिलेगा। अधपके हों, पेड़ हिलाएँ, शायद 2-4 अमियाँ मिल जाएँ आपको। लेकिन पका आम जब होता है, हल्का-सा आप पेड़ हिला दीजिए, 10-15 आम टपक के वैसे ही आ जाएँगे। ये मौका, हर चीज़ का एक देश, काल, परिस्थिति, टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांस, इससे ज़्यादा ऑपर्च्यून मोमेंट अगर कोई शत्रु होगा, समझता है इससे ज़्यादा ऑपर्च्यून कोई मौका नहीं होगा। तो किसी की शत्रुता थी, किसी ने शत्रुता अपनी निभा ली। इसके स्टेक्स ले लें, संपत्ति कितनों की हड़पी, अरबों की संपत्ति हड़प ली, अरबों की। हुँ। अरबों की संपत्ति अगर हड़ ली, और मैं आपको एक मैथमेटिक्स समझाता हूँ। जितना इनका प्लान था, मान लिया तुर्की की पिस्टल लाए, 2 लोगों के फोटो आइडेंटिटी कार्ड बनवाए, दोनों को जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग दे दी, रेकी कर लिया। इस ऑपरेशन में आप ये बता दें कितना खर्चा होगा? पिस्तौल को छोड़ दिए, पिस्तौल मान लीजिए 20 लाख की आई होंगी, लेकिन 2 लड़के विलिंग ले आए कि तुम ज़िंदगी में कितना कमा लोगे? कहा 1 करोड़, 2 करोड़ ले लो। 2 लड़के आए तो 4 करोड़। ये पूरा पैकेज इनका जो था 5 करोड़ में ये निपट जाता। लेकिन जिसके 100 करोड़ लिए होंगे, जिसका प्रतिशोध किया होगा, जिसके घर की महिलाओं को बेइज़्ज़त किया होगा, वो तो फिर सर पे कफ़न बाँध करके आ ही जाएगा। लेकिन अब देखिए इन्वेस्टिगेशन में क्या बातें आती हैं। सर, ये भी बताया गया था उसमें कि ड्रोन के ज़रिए हथियार यहाँ पर आते थे। तो क्या ये इतना आसान था कि ड्रोन के ज़रिए पाकिस्तान से हथियार भारत में आ जाते थे? क्यों नहीं? ड्रोन के ज़रिए कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में तो आते ही रहे हैं। आप ये देख लें, ये तो पाकिस्तान तो पास्ट मास्टर है डर्टी ट्रिक्स के। आईएसआई की डर्टी ट्रिक्स में ड्रोन का इस्तेमाल और वेपन ड्रॉपिंग, ड्रग ड्रॉपिंग, फेक करेंसी एंड फॉरेन करेंसी जेन्युइन, वो ड्रॉपिंग ये पाकिस्तान के डीएनए में है और कश्मीर से लेकर के पंजाब और राजस्थान तक आया है। हुँ। और अगर ये आया है, तो अगर स्पेसिफिक ड्रॉपिंग्स होनी है इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल की, तो पंजाब में ड्रॉप होना, और इसके चेले चपाटों ने, आइए गाजीपुर पे, मुख्तार अंसारी के 2 चेले चपाटे थे, बड़े मशहूर और खूंखार, रॉकी और डिम्पी, जो वहाँ के गैंगस्टर्स थे पंजाब के। तो अगर इनके ये 2 थे शातिर लेवल के, इनके भी रहे होंगे। रॉकी और डिम्पी जी, रॉकी दोनों और मर्द थे? दोनों मर्द थे। जी, अच्छा, जी। डिम्पी भी आदमी का ही नाम था। आदमी का ही नाम था, ठीक है। और इनकी बड़े शातिर दिमाग के, उनकी फ़ोटो देखिए, बहुत ही शातिर दिमाग के हत्यारे थे। इनके बारे में तो ये बताते हैं कि जेल में जब थे, तो कोई जेल का मुआयना करने गया, तो देखा ये, आप तो इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं, जेम्स आर्म्स जर्नल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कि जैसे हम आप एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वेपनरी पढ़ते थे, हुँ। तो इनसे जेम्स आर्म्स जर्नल ये पढ़ रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ रॉकी, अगर हमें ऊज़ी सब मशीन गन लेनी हो या पीपी के वॉल्थर लेना हो, तो कौन से लें? उनका, सर आप फिर ऊज़ी सब मशीन गन लीजिए, क्योंकि इसमें साहब जो है नाइट विजन डिवाइस लगाने की कैपेसिटी है, इसमें रुकावट नहीं आती है, इसमें जो है कंपैटिबिलिटी जो है वो तमाम और गैजेट्स की है, साइलेंसर वगैरह की है, और इसमें इजेक्शन जो होता है वो ऐसा होता है कि एमटीज़ आपको बाद में मिल जाते हैं। इतनी जानकारी तो हेड आर्मर को नहीं होगी पुलिस के। जितनी रॉकी को थी। जी, 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 जी।
तो अभी आज नो नो आई थिंक रॉकी और डिम्पी ये दोनों शायद मार दिए गए हैं, अभी हाल की बात है, अगर आप देखें। मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन हाँ, जब ये लोग लाइव आ जा रहे थे शायद इनकी मौत हो गई। गलत प्रोफेशन में आ गए सर। इन लोग यूट्यूब चैनल अगर खोल लेते ना यही बताने का, हम्म। तो उतना ही कमा लेते आज। तो अतीक अहमद इतना बड़ा डॉन बना कैसे? इसका मेन ट्रिगर पॉइंट क्या था? क्योंकि आपने बताया 1962 में बॉर्न, 1975 से या 74 79 ऑनवर्ड्स, 79 ऑनवर्ड्स। इसके जब तक मौत हाँ, तक 100 प्लस केसेस इसके ऊपर थे। टर्निंग पॉइंट क्या था? कैसे बड़ा बना? टर्निंग पॉइंट क्या, देखिए कुछ चीज़ों के डीएनए में होता है, कुछ लोगों में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। तो कोई रोका नहीं इतने साल तक? ये कैसे रोकेगा? इसने एक इसका वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, वो यूट्यूब पर आज भी मिल जाएगा। किसी को धमका रहे, कह रहा है देखो मुझे अपने लड़कों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना है, मेरे बेटे वही करेंगे जो मैं कर रहा हूँ। और इनका बेटा जो असद, जो मुझसे मिलने अपनी माँ के साथ आया था, वो जब 12 साल का था तो किसी शादी में AK-47 धड़धड़ा के चला रहा है। तो जैसी तरबियत इन्होंने असद को दी थी, गालिबन यही तरबियत और यही ट्रेनिंग और यही प्राथमिकताएं जीवन की इनको भी मिली होंगी। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और चांद बाबा वगैरह के जो नाम आते हैं प्रयागराज के, जो उनके उस्ताद थे, जब उस्ताद को ही हलाक कर दिया। और इनकी जैसे पूत के पाँव पालने में ही दिखाई पड़ जाते हैं। ये शुरू से ही क्रिमिनल माइंडेड, क्रिमिनल प्रोपेंसिटी का था। एनवायरनमेंट में भी माशाल्लाह उनको वैसे ही मिल गया, तो सोने पे सुहागा हो गया। और फिर तो जानने लगे, फिर जब प्रयागराज छोटा पड़ा तो लखनऊ आए, जब लखनऊ छोटा पड़ा तो उनका भाई लखनऊ तो बहुत छोटा है, सारा माल तो नोएडा में है, आप नोएडा जाइए। तो नोएडा आ गए। नोएडा में सेक्टर 15A में जहाँ चीफ CEO नोएडा की कोठी थी, फुल्ली प्रोटेक्टेड पॉशेस्ट एरिया में, वहाँ गए जाके उनको धमकाने के लिए। वहाँ देखा कोई था नहीं। अतीक अहमद अतीक अहमद सेक्टर 15 नोएडा। सेक्टर 15A में CEO नोएडा, जो कि चीफ सेक्रेटरी रैंक का IAS अफसर होता है, और जा कर के उनके घर में उनकी बूढ़ी माँ के साथ बेइज्जती की, फर्नीचर तोड़ा, और किसी माई के लाल में दम नहीं था कि FIR लिखा दे। सिस्टम ने इसको बहुत नवाजा है, सिस्टम ने बहुत दूध पिलाया है इस अजगर को। पर सर हमने फिल्मों में ही देखा है जनरली कि एक पॉइंट के बाद सिस्टम हाथ खड़े कर देता है, इतना नहीं पालता पोसता है किसी को। तो क्या बट इनका कोई ऐसा स्टॉप बटन नहीं था कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपने वहां देखा कि सिस्टम ने, ये सिस्टम थे, ये सिस्टम से अलग नहीं थे। ही वॉज द सिस्टम। अगर स्टेट का मुख्यमंत्री ये कहे राजू पाल की मर्डर के बाद ये गंगा जी से ज्यादा पवित्र है अतीक, किसने बोला था अतीक? मुलायम सिंह जी ने, तो मैं जानना चाहूंगा क्या मजबूरी है? पुलिस कांस्टेबल की हत्या हो जाती है, पुलिस चौकी में जा करके बंद कर देता सबको, तो क्या होना चाहिए था? होना ये चाहिए था इनको इनमें भूसा भर देना चाहिए था उसी वक्त। आज इसने जो है सेवा का मौका दिया है, आज भरपूर, इसके पहले की कहीं कोई बातचीत हो, इनको जो है भूतकाल में आज भेज दो, पास्ट टेंस पे चले जाएं, और इनकी फोटो और फूल इनके घर में लग जाए। ये मौका दिया था। न कोई FIR हुई, न कोई कार्रवाई हुई, बल्कि ये और कहा मुख्यमंत्री जी ने, अतीक भाई तुम्हें हमारी कसम, पुलिस वालों को छोड़ दो। आप समझ रहे हैं क्या दीनता थी? ये ऑन रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन जाइए तो आपको 2-4 ऐसे क्लिप्स मिल जाएंगे। चीजें ऑन रिकॉर्ड कहाँ रहती हैं, लेकिन देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। ये ऑन रिकॉर्ड है कि मुख्यमंत्री जी तत्कालीन घर जाकर के कुत्ते से हाथ मिला रहे थे, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी चीज, जब मुख्यमंत्री कुत्ते से हाथ मिलाएंगे तो DM SP, कमिश्नर DIG, SO CO, एडिशनल SP वो क्या करेंगे? ADM क्या करेंगे? अगर वो कहेंगे कि गंगा जल ज्यादा पवित्र है, तो ये वही कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, फिर वो आरती का थाल लेके जाएंगे। इसीलिए कोई खिलाफ उनके कार्रवाई नहीं, कोई FIR नहीं हुई, कोई फॉलो अप नहीं हुआ। तो ये पहुंचना कोई रॉकेट साइंस नहीं है रौनक जी कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि ही वॉज द सिस्टम, ही वॉज नॉट समथिंग आउटसाइड द सिस्टम, ही वॉज द सिस्टम, ही वॉज सपोर्टिंग द सिस्टम। आप आ जाइए गेस्ट हाउस कांड, मायावती जी वाला, मायावती जी को जिंदा जलाने के प्रोग्राम में सबसे आगे कौन था? अतीक अहमद और उनका गैंग। अब आप समझ सकते हैं कि ये ही वॉज द सिस्टम, ही वॉज कॉलिंग द शॉट्स। कौन किसको हुक्म देगा? ये क्या इंसिडेंट था सर, बताइए ना, मायावती जी का गेस्ट हाउस कांड? गेस्ट हाउस कांड लखनऊ में ये हुआ था कि BSP और SP की अलायंस हुई थी। ये बात है शायद सन 93 की, और 93 के बाद ये जो था कुछ डिफरेंसेस हुए काशी राम जी ने में और इनमें, तो इन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। ठीक है। मायावती जी ने जो गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस स्टेज डालीगंज या डालीबाग में, वहाँ पर अपने MLAs को लेकर के आ गए। और इन लोगों का एक बड़ा मशहूर एक कथन है, देखिए मैं आपको 4 गोली मार दूं तो वो हत्या होगी,
लेकिन अगर 2000 आदमी आकर के आपकी हत्या कर दें तो वो क्रांति होगी, ये अक्सर कहते थे। तो मैं उसका अभिप्राय समझ नहीं पाता था। अब यहाँ पर जब मायावती जी को देखा कि यहाँ पर है, तो मायावती जी की हत्या करने के, आग लगाने की नीयत से अतीक कम से कम 2000 लोगों को लेके गया और 2000 लोगों को लेकर के गया और कोशिश की कि जाके आग लगा दें। किसी ने उँगली नहीं उठाई। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जिनको मालूम पड़ा तो खुद वहाँ पे पहुँचे, उनका ये हो क्या रहा है? गवर्नर से कहा, मोतीलाल वोरा गवर्नर थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया। ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने कहा तो मायावती जी को किसी तरह से जान बचा के कमरे में अपने को बंद करके किसी तरीके से जान बचाई। उसके बाद वहाँ पे फिर कहा भाई शपथ ग्रहण होना है और उन्होंने नेताजी को बुलाया। किन्होंने? मोतीलाल वोरा, महामहिम राज्यपाल ने। उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए। उनका मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा, बर्खास्त कर दीजिए। देखिए नेताजी, आप वरिष्ठ नेता हैं, बर्खास्तगी का आदेश तो हमने बना लिया है, ये ले लीजिए। आप चाहते थे आपके अरमान हम अभी पूरे कर देते हैं, ये आपकी गवर्नमेंट का डिसमिसल ऑर्डर। अच्छा। और उसके बाद मायावती जी को उन्होंने दावत दी कि आके स्वेरिंग इन कर लीजिए। मायावती जी की स्वेरिंग हुई। मायावती जी ने कहा कि महामहिम, हम चाहते हैं कि हमें एक रात के लिए राजभवन में ही रुक लेने दीजिए, क्योंकि मैं असुरक्षित हूँ और मैं जाऊंगी तो ये मेरी हत्या फिर भी करा देगा, तो मुझे रहने दीजिए। उसके बाद सुबह 5 बजे ये मुख्यमंत्री बनने के बाद का खौफ है जी, अतीक अहमद। अतीक अहमद और तत्कालीन इकोसिस्टम से, अतीक अहमद प्राइमरीली और इकोसिस्टम जिसको कि वो हवा फूंक रहा था। बाप रे। तब उन्होंने सुबह 6 बजे के करीब सबको, अफसरों को बदल करके, सारे अफसर एसएसपी, एसओ, इंस्पेक्टर, सीओ, टॉप मोस्ट लेवल आईजी, डीआईजी, सबको फिर अपने कॉन्वॉय में जब सैनिटाइज कर लिया, तब मायावती जी एस सीएम राजभवन से निकल करके अपने घर गईं। ये मामूली चीज थोड़ी ही है ये। सर अतीक का बुचर नेटवर्क भी था क्या, जिसके थ्रू ये इलीगल पैसा और आर्म्स यहाँ वहाँ होते थे, ड्रग्स होते थे यहाँ वहाँ? देखिए उसका बेटा जो था, जिस तरीके से उसने उमेश पाल की हत्या की, जिस तरीके से राजू पाल की हत्या की, बुचरी तो एक बहुत ही छोटा शब्द होगा, वो किंडरगार्टन लेवल की चीज़ होगी। बुचरी तो ये होता है, आपने 22 बोर की पिस्तौल निकाली, एक छोटी सी एक गोलीबारी, पट से आवाज़ आएगी और वो आवाज़ होगी, हल्का सा छेद हो जाएगा। ये तो पोस्टमार्टम में मालूम पड़ेगा कि इसकी मौत कैसे हुई, कि 1 या 2 गोली वाइटल पार्ट से पास हो गई और इसकी हेमरेज से मौत हो गई। राजू पाल का मर्डर अगर आप देखें, मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रूर देखें, कितना विभत्स, AK-47 बॉम्ब्स, ग्रेनेड्स, ऑटोमेटिक वेपन्स। और अगर आप स्ट्रेच, आप तो परिचित होंगे तत्कालीन इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से, कैंट से लेकर दारागंज तक लगभग 15 किलोमीटर के दिन दहाड़े दौड़ा करके सैकड़ों गोलियां मारी। इतना ऐसे इतनी दहशत क्रिएट करके मारने के पीछे कारण क्या था? दहशत तो फिर दहशत की जो हुई, जैसे सिपाही की खाल उतारने का क्या मतलब था? दहशत, टेरराइज कर लेना। और टेरराइज करने के बाद क्या कि हमारा जो है एक सिक्का चलने लगे, और सिक्का चलाने की उद्देश्य से और खुन्नस यही थी कि तुम लड़े कैसे। ये तो सीट अशरफ की थी, उसके छोटे भाई की, तुम लड़े कैसे। अब उसके बाद राजू पाल की हत्या होती है, अस्पताल में स्ट्रेचर पे लाश पड़ी है, उस पे भी जाके गोली झोंक देना, क्या पर्पस था? सिर्फ यही कि टेरर हो जाए, और टेरर के लिए सारा ये उसने काम किया, हथियार की कमी नहीं। तो टेरराइज करने के लिए इनका तो क्राइम सीन, गुड्डू बमबाज कौन था? वही उसका वसूली वाला था। बम चलाना, टेरराइज करना, वसूली करना, ये माफिया के चलते ही इनके तो कई चरण में इनकी हायरार्की होती है, तभी तो माफिया है। कलेक्टर, धमकाने वाला, वसूलने वाला और कलेक्टिंग एजेंट्स और इन्फॉर्मर्स, हाँ, चेन ऑफ इन्फॉर्मर्स। तो क्या क्या हायरार्की होती सर, आपने बताया, एक बार वापस बताइए। लीडर, प्लानर, एग्जीक्यूटर, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव। के आज सेठ जी के यहाँ बहुत माल आ रहा है, इनके यहाँ मर्सिडीज आ चुकी है, इनके बहुत अच्छा माल आ रहा है। फिर फ़ोन करने वाले, टैकल करने वाले फिर नहीं हो, तो जैसे देवरिया जेल में बैठ करके इसने बुलवा करके तोड़वाया अपने प्रतिद्वंदी को, जिससे पैसा लिया था, नहीं लिया था, जेल के अंदर रहते हुए तब तोड़वाया इसने। तो उसके बाद नए चीफ जस्टिस आए थे, उन्होंने इनको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और इनको जस्टिस, नाम नहीं याद है, महाराष्ट्र से आए थे, महाराष्ट्र नाम था। तो 2016 की बात है ये। तो इनको खैर देवरिया जेल से इनको फिर कार्रवाई हुई और सख्ती की गई। फिर जस्टिस चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अब देवरिया ने तुम जाओ साबरमती, तो ये साबरमती गए। फिर ये खैर मैं समझ जुडिशरी ने बहुत अच्छा काम किया इनके बारे में, ये 2 काम जो किए बहुत अच्छे किए। जेल से शिफ्ट कर रहे थे जी, साबरमती जेल भेजना, कॉग्निजेंस लेना, कार्रवाई करना, वरना सिस्टम तो सरेंडर हो चुका था इनके इसके आगे। सर। इतने बड़े अपराधी का मोटिवेशन क्या होता है? मेन चीज क्या चाहिए होती है उसको? पावर चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, या फिर नेता बनना है? वो
नेचुरल प्रोग्रेशन है, होता क्या है ऐसे लोग से आप इतने मेगालोमैनिया, लोग? हाँ। आपने देखा होगा एक साइकोलॉजिकल एक टर्म है मेगालोमैनिया, हुँ। कि आदमी ऑब्सेस्ड रहता है अपनी इंपॉर्टेंस, इनसिक्योर, ऐसा आदमी बड़ा इनसिक्योर होता है। अब मैंने चूंकि बड़े बड़े माफियाओं को इंट्रोगेट किया है, ये वो माफिया की बात कर रहा हूँ जिनके लोग कहते हैं कि ऐसा टेरर हुआ करता था। हुँ, हुँ। लेकिन जब वो आदमी घिर जाता है, जब आ जाता है पुलिस कस्टडी में, इंट्रोगेशन में आ जाता है, जब जानता है कि उसका खेल समाप्त हो गया है और हो सकता है कि जीवन लीला भी समाप्त हो जाए, तब उसकी दयनीय आंखें, उसकी जो आंखों में टेरर होता है, उसकी आंखों में जो भय है, तो ये जो कहते हैं ना, अरे साहब ये फौलादी इंसान है, वो कितना फौलाद होता है। तो मैंने भी ऐसे फौलादी लोगों को पतलून में लघुशंका करते हुए देखा है। कुछ बताइए ना सर, जब एक बड़ा अपराधी जिसने बहुत ज़्यादा क्राइम किया हो, वो जब इंटरोगेशन रूम में आता है, तो उसकी क्या हालत होती है, क्या बातचीत होती है और फिर क्या समझ में आता है कि उसकी साइकी क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है, क्यों किया उसने इतना क्राइम, क्या बोलता है? कुछ बताइए ना इस बारे मैं बिल्कुल बताऊंगा, कोई सारी जिंदगी यही किया और कुछ किया ही नहीं मैंने। में। पहले तो इनका अतीक का बता देता, ये करते क्यों हैं। हुँ, 2 रोटी तो आप और हम खा लेंगे, तीसरी की हमें ज़रूरत नहीं। तीसरी आएगी तो वो उस पे हक गौ माता का है, गौरैया का है हुँ, और न ज़रूरत है। लेकिन एक आदमी सोचता है कि कम से कम जब तक हमारी जेब में 50 करोड़ ना हो और हम जहाँ पे सो रहे हैं, वो अगर गद्दे की जगह हमने, तब जब 2000 के नोट चलते थे, गद्दे उसके होने चाहिए। तो इसका तो कोई अंत है नहीं। हवस तो सिकंदर और तैमूर की भी पूरी नहीं हुई। हुँ, ये हवस वाले लोग हैं, ये अतृप्त लोग हैं। ये जैसे ओस से कभी कुआं नहीं भरा है, वैसे इनके अरमान भी कभी 100, 200, 500, 1000 करोड़ से नहीं भरने वाले हैं। इनको और चाहिए, और इनकी हवस है, और औरतें चाहिए। अब हम आपके दूसरे पक्ष पे आते हैं कि माफिया, ये जो बहुत बड़ा शातिर अपराधी है, जो कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, मैं केवल अमुक से डरता हूं, हुँ, हुँ, उसी के आगे सर झुकाऊंगा, समझ रहे हैं। और उसके अलावा ये कहते हैं कि भय क्या होता है मुझे मालूम नहीं। ये 2 कैटेगरी में मैं जानता हूं, बिल्कुल सही है। एक तो ये कैटेगरी है जो कि कहती है, हमारे डिप्टी एसपी भी शातिर दिमाग के होते हैं। उनका अभी लाओ जरा मिर्चा कलेक्टरगंज से, कानपुर में मसाले की जो एरिया है, उसको कलेक्टरगंज, वहाँ पे सारे मसाले तेजपात है, दालचीनी है, काली मिर्च है, मिर्चा है। हुँ। अभी कलेक्टरगंज से मंगाओ जरा, भी कड़वा मिर्चा कश्मीर का, देखिए आंख में डाले फिर कैसे नहीं बोलेगा ये। तो वो सुन रहा था, उन्होंने कहा ऐसा है, कलेक्टरगंज नहीं पूरे इस जिले में जितना मिर्चा मंगा करके झोंक दो, फिर देखो मुंह खुलता है कि नहीं खुलता है। वो उसने बोला, क्रिमिनल ने बोला। तो उसके बाद हमने कहा तुम जरा चुप हो जाओ मुझे हाँ देखने हाँ, दो। जरा मुझे बात है। तो मैंने जो फैमिली ट्री हम लोग बताते पूरा खा का शिजरा खींच लेते हैं, तो मालूम पड़ा उसकी कज़न सिस्टर यहीं रहती है। तो उसको बुला के हमने कहा बेटा क्यों दुर्गत करा रही हो, मैं तो अभी चला जाऊंगा सोने, फिर इनकी हड्डी पसली तोड़ दी जाएगी अच्छी तरीके से, और उसकी हड्डी टूटने की चरमराहट तुम्हें सुनाई पड़ेगी। तुम भी नहीं चाहोगे तुम्हारे भाई की ऐसी दुर्गत हो। इसको थोड़ा काउंसल करो, थोड़ा कुछ ऐसी बातें करो, पारिवारिक बातें करो, इमोशनल बातें करो। उनका सर आप मुझे छोड़ दीजिए आधे घंटे इसके साथ, मैं खुद ही बुला लूंगा। तो आधे घंटे की जगह उस लड़की ने 45 मिनट लिया। जब मैं गया तो देखा वो फूट फूट के रो रहा था। अच्छा, उनका क्या पूछना है बताइए, उनका माल कहाँ है, हथियार वहाँ है, पैसा कहाँ है, उनका सर यहाँ है, और क्या है। पूरा गैंग किसने प्रॉम्प्ट किया, क्या किया, बिना एक किसी थप्पड़ लगाए उसने सब निकाल दिया। अब दूसरे पे आ जाइए, आईएसआई एजेंट जो पाकिस्तान वाले हैं, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो है, कहते वो भी यही हैं, कहते वो भी यही हैं। कि नहीं डरता किसी से। किसी से नहीं डरते हैं, आप कर लो। तो वो तो फिर नशा बोल रहा है, वो ड्रग्स बोल रही है, वो तो अफीम बोल रही है। 72 घंटे में जब नशा निकलता है, जब नशा उतरने लगता है, तो 50% तो वहीं टूट जाते हैं। जिनका नशा नहीं उतरता है, तो हमारे इंटरोगेटर्स अविनाश मिश्रा थे, एसके शर्मा थे, और इंद्रजीत सिंह तेवतिया थे। ये तमाम इन्वेस्टिगेटर ऐसे थे कि साहब आप सबसे शातिर आदमी ले आओ, और हम न उसके आगे, हम उससे सही निकलवा लें। उनके अपने, तो ये जो नाम लिए आपने, ये अभी ये लोग रिटायर्ड हैं या अभी ये सर्विस में? रिटायर्ड है। अविनाश के ऊपर तो फिल्म बन रही है, जो इंस्पेक्टर अविनाश, जिसमें जो, अच्छा, हाँ, हाँ, करेक्ट, करेक्ट। वो है, तो और वो ये हीरो तो है इनका एसटीएफ क्या का। ट्रिक्स क्या होता था सर, इससे पहले कि इनकी उस केस ट्रिक्स पे थी आएँ? नो हाँ। नॉनसेंस। पहले तो इमोशनल, अगर इमोशनल से आप आ गए तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपकी बात मानेंगे। अगर इमोशन से नहीं है, अगर आपके तब भी लगे हैं, एक जैसे अविनाश को ही किसी ने, एक नूर मोहम्मद, हाँ आईएसआई एजेंट, लखनऊ जेल से वो कांटेक्ट करता था और अपने हैंडलर से आईएसआई से पाकिस्तान बात करता था, और अविनाश को उसने धमकाया कि मैं आपको देख लूंगा, आपके परिवार को। तो अविनाश वैसे तो बड़ा सौम्य है, आपकी तरह बड़ा गंभीर ऊंची आवाज में भी नहीं बात करता है। उसकी बात अगर सुननी है तो आपको जरा कान लगा के सुनना पड़ेगा। उनका ठीक है, तो बच्चों तुम्हें जो करना तुम कर लो, हमें जो करना हम करेंगे। और ये आईएसआई का जो था वो लखनऊ
जेल में था। जेल में था, इंट्रोगेशन करने के बाद जेल ही जाएगा वो। हम्म। अब अगले दिन देखिए प्रारब्ध को कौन रोक सकता है, वो आ रहा था और उसने अविनाश की पिस्टल छीनने की कोशिश की, तो कैंट एरिया में धींगा मुश्ती हुई, उठापटक शुरू हुई और फिर जो पुलिस अपनी आत्मरक्षा में धारा 34 से लेकर 44 BNS और धारा 96 से लेकर 106 अपनी या दूसरे की आत्मरक्षा बचाने की नीयत से न्यूनतम बल प्रयोग करना, ये सबका संवैधानिक अधिकार है। तो उस पवित्र अधिकार के अंतर्गत अविनाश मिश्रा ने न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए नूर मोहम्मद को 72 हूरों के पास रसीद कर दिया। तो मैं ये कहता हूं कि देखिए, कोशिश मत कीजिए रॉन्ग नंबर डायल करने की। अगर रॉन्ग नंबर डायल दिया तो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। होशियार को इशारा काफी है। हम्म, हम्म। अब इनको अभी तो मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। जी सर। तो ये बड़ा पेशेंस का काम है। हम आप सामने बैठे हैं और मैं देख रहा हूं, मैं कहता हूं जरा मेरी आंख में आंख मिला के देखो, दाएं बाएं देखने की कोशिश मत करो। मैं जब सवाल पूछ रहा हूं तो 2 की गिनती तक मुझे जवाब मिलना चाहिए और उसके बाद अगर आप ये उंगली पुटकाने लगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप 16 दूनी 8 का पहाड़ा पढ़ाने वाले हैं। फिर मेरा भी तौर तरीका बदल सकता है। और इतने में आदमी इतने में आदमी ब्रेक हो जाता है। 99% वो बड़े बड़े खूंखार ISI एजेंट और पख्तूनिस्तान के रहने वाले, इधर के रहने वाले सब, ये हुजूर बस मौका दी। फिर दे बिके मैं फिर रिलेशन दूसरी बदल जाती है। तो पहला है इमोशनल टैक्टिक कि भाई हम्म, प्यार से समझा दो। हम्म। दूसरा है कि फिर फिर तो इलाज होता है ना, इलाज। इलाज होता है। इलाज के कितने लेवल इलाज होते के हैं? देखिए होम्योपैथिक इलाज होता है, लाल दवा होती है, छोटे मोटे इलाज, तो च्यवनप्राश भी हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर मरीज ठीक नहीं हो रहा ये है, कोड वर्ड्स है क्या? आप समझ सकते हैं कि हमारे तो सेट पैटर्न है, बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप कहते थोड़ी है कि अब मैं बाहलफ विक्रम सिंह वल्द स्वर्गीय ठाकुर मारकंडे सिंह, अब आपको मालूम है कि भाई अब लाल दवा से इलाज नहीं हो रहा है, च्यवनप्राश से नहीं हो रहा है, तो फिर जैसे उसके आगे आप बढ़ते हैं, छोटी मोटी सर्जरी भी हो जाती है, बाईपास सर्जरी तक जा सकता है मामला। तो जैसा होता है मरीज वैसा होता है उपचार, और उपचार में हमारे बराबर उपचार, क्योंकि हमारा अनुभव इतना है, नाना प्रकार के मरीजों से रोज हम मिलते हैं। आप देख के बता सकते हैं कि क्रिमिनल माइंडसेट का है या सीधा? बेशक जब हम बात करते हैं कि आई डोंट लाइक योर फेस, ये कहते नहीं है जैसे अमेरिकन पुलिस हुई हम लोग, आई डोंट लाइक योर फेस। फेस भले ही आप ही की तरह हो खूबसूरत फिल्म स्टार मटीरियल, लेकिन जो फेस का डेमिनर अगर होगा, शिफ्टी मीन बीडी आइज और जाड़े में पसीना छूट रहा है, और आप जो मैं सवाल पूछूं तो आप पहले गला खांस खखारने लगे, आई डोंट लाइक योर बॉडी लैंग्वेज, मैं समझ जाता हूं कि अब आप जो है, अब यू रिक्वायर अ डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरोगेशन। कभी कोई ऐसा क्रिमिनल मिला है सर जिसके ऊपर बहुत मेहनत लगी हो और लगाओ कि ये टूट ही नहीं रहा तो है? हमारे लेवल पे वही आते हैं, जैसे न्यूरो सर्जन के पास कौन जाएगा, हम्म। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का स्कोप अलग होता है, जी। कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जन के पास ये सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है। हम्म। हम लोग जो डिपार्टमेंट है, हम लोग फिर ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल लोगों का, इंडियन मुजाहिदीन के क्रिमिनल्स थे, उन्होंने 3 जगह बॉम्ब ब्लास्ट किए, लखनऊ, अयोध्या एंड वाराणसी, उनको पकड़ा, जब पकड़ा तो पूछताछ उनसे भी हुई, उनको जेल भेजा गया, जब जेल भेजा गया बात आई गई, मैं रिटायर हो गया। अगस्त 2013 में शायद उसका नाम था तारिक कासमी, तारिक कासमी सुनवाई के बाद जेल जा रहा था, लू लगी मर गया वो। मैं ऋषि लू से मर गया? लू से मर गया वो 2000 मेरे रिटायरमेंट के 3 साल बाद, और जब मैंने इंटरोगेट किया था उसके 4 साल बाद। अब वाह रे बलिहारी, ऐसी कृपा करने वाले अगर हों तो आपको शत्रुओं की जरूरत थोड़ी ही है ऐसे तो अब लोगों ने कहा कि चूंकि विक्रम सिंह DGP ने और ब्रिजलाल ADG ने तब इतना मारा था कि उस मार से ये अब मरा है 4 साल बाद, तो मर्डर का मुकदमा मेरे ऊपर और बिजलाल के ऊपर और STF के 40 कमांडोज के ऊपर लिख दिया गया। आपके रिटायर होने के 4 साल बाद? 4 साल। मैं दरअसल ऋषिकेश में था, बड़ा दिलचस्प वाकया है। तो मैं जब व्याख्यान दे रहा था विवेकानंद मेमोरियल लेक्चर, तो उसके बाद में बाहर आए, देखा तमाम आपकी तरह पत्रकार कैमरा और वो माइक वाइक ले खड़े थे। मैं समझा कि मेरा व्याख्यान बड़ा ओजस्वी रहा होगा, तो लोग उसके बारे में कुछ शुक्रिया या मुबारकबाद देने आएंगे, तो मैंने भी जाके ठसके, हाँ बताओ भाई कैसे आना हुआ। उनका सर आपके ऊपर तो हत्या का मुकदमा लिखा है। ये क्या हो गया भाई, 24-26 बन गए, यहाँ दुबे भी नहीं रही, ये क्या हुआ। तो मालूम पड़ा कि साहब उनका साहब वो बाराबंकी जिले में तारिक कासमी मर गया, तो आपके खिलाफ मुकदमा लिख गया है। तो अब क्या, हमने कहा अब एक बराक ओबामा है, वो वॉशिंगटन में बैठ के बटन दबाता है तो ड्रोन जा करके मार देता है अफगानिस्तान में, और एक मैं हूँ रिटायर्ड DG, यहाँ बटन दबाता हूँ ऋषिकेश में, मर जाता है बाराबंकी में जाके। अरे भाई कुछ तो बुद्धि का प्रयोग करो।
बहरहाल ठीक है, देखा जाएगा, लेकिन मेरा इतना कहा कि इतनी कृपा आधी नहीं होती है, कृपा पूरी होती है। मैं चाहूँगा मुझे हज़रतगंज में चौराहे पे फांसी दे दें, जिससे कि मेरी पत्नी शहीद की बेवा कहलाए, मेरे औलाद शहीद की संतान कहलाए। ये आपने प्रेस को बोला। ये मैंने प्रेस को बोला और आज भी है। हम्म। मैं उनमें से नहीं कि पीछे हटने वाला, वो देशद्रोही था। तो आप पे क्यों इल्जाम लगाया ये? वो एक दफ़ा इन्होंने तो इनके मुकदमे वापस ले रहे थे, सरकार ने इनके सबके मुकदमे वापस ले रही थी। अच्छा। तो जब हाईकोर्ट गए तो सरकार ने कहा कि आप इनके मुकदमे ही क्यों वापस ले रहे हैं, आप इनको पद्म विभूषण के लिए इनका नाम भेजिए भारत सरकार को। और फिर जो फटकार लगाई, उन्होंने कहा ये दोषी है, निर्दोष है, इसका निर्णय न्यायालय करेगी, आप लोग नहीं करेंगे। 2013 की बात है। जी हाँ, और उस पर सबको सजाए मौत आजीवन कारावास सबको दी कोर्ट ने। ये लोग जब हम पाप करने के लिए निकलते हैं तो फिर हम पाप करने के पीछे नहीं देखते, फिर ये देखते कि हमारा पाप कितना बड़ा जघन्य है, देशद्रोह हम कर क्या रहे हैं। जिन्होंने इतने सैकड़ों लोगों की मौत की जो जिम्मेदार थे, उनके मुकदमे वापस ले रहे हैं, और हम लोग जो 3 मिनट 13 में हम लोग के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखा दिया। तो सही में लू से मरा तो? लू से मरा तो बाद में केस सीबीआई को दे दिया सरकार ने। जब इतना क्रिटिसिज्म हुआ, हमने कहा इतना मत करें, अब आप करा ही दें। आप अपने अरमान, जितने अरमान आज आपके हैं, मैं तो वैसे भी 288 नॉट आउट हूँ, आज आउट हो जाऊं या 100 रन के बाद आउट हो, कोई मैटर नहीं करता है। आई हैव नथिंग टू गेन और लूज नाउ। 288 के सर? 280 मतलब जैसे क्रिकेट में आप बैट्समैन हैं, आपने 288 बना लिया, हाँ। अब आपको क्या प्राप्त करना है? अच्छा। सारे रिकॉर्ड तोड़ लिए। ये कोई नंबर है? ये ऐसे नहीं, ऐसे अच्छा, वो मैंने सोचा 270 288 लोगों नहीं, को आपने नहीं इंट्रोगेट किया, मतलब इंट्रोगेट तो बहुत ज्यादा किया है और ऊपर भी बहुत ज्यादा भेजा है। ये 288 तो नहीं है ना? ये वो 288 है। मैंने कहा एक क्रिकेटर है, जैसे बैट्समैन है 288 बना लिए, 290 बना लिए, अब क्या है? अब क्या बाकी है मेरे लिए? आप ऐसा करें, या मैं आउट हो जाए अभी, या सब आपको जो करना। तो सीबीआई इंक्वायरी हुई इस पे? सीबीआई को, सीबीआई का केस फॉल्स, लू से ही मरा है वो? हाँ, लू से ही मरा है जी। इतना काम करके लू से मर गया। देखिए, नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए, वरना शक्ल बिगड़ जाती है। उसके लिए भी कुछ बुद्धि होनी चाहिए, ग्रे सेल्स होने चाहिए। तो मुकदमा आप लोगों का वापस हो गया? फिर आप लोग मुकदमा सब बरी वापस हो गया, सब ठीक हो गया। तो मैं ये जरूर कहूँगा, तत्कालीन मुख्यमंत्री का ये केस झूठा है। तो आजम खान साहब ने अपनी विद्वतापूर्ण टिप्पणी दी कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ी जल्दी क्लीन चिट दे दी, अभी रुक करके देनी चाहिए थी, क्लीन चिट देनी नहीं चाहिए थी। आप समझ रहे हैं ना? मुख्यमंत्री चूंकि ईमानदार आदमी थे, ईमानदार हैं, इसलिए उन्होंने पहले कह दिया ये केस फर्जी है। लेकिन आजम खान साहब देखते थे कि इसमें और भी हमारी कुछ पर उपलब्धि हो सकती है। मुख्यमंत्री जी को इतने जल्दी क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए थी। सर, धुरंधर फिल्म में एक सीन ये भी दिखाया गया है कि कैसे अतीक का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से है। तो ऐसा कुछ एस्टैब्लिश हुआ था जांच में? कुछ कभी आया है? आया नहीं, लेकिन अब आप देखें, मुंबई में इनका जो है अबू आजमी, उसके लिंक दाऊद इब्राहिम से एस्टैब्लिश थे। ये आप ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे पॉडकास्ट में? मैं यूँ कह रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ इन्वेस्टिगेशन में आई थी, इन्वेस्टिगेशन में ये आया था कि टाइगर मेमन, उसकी फैमिली के टिकट ब्लास्ट के बाद अबू आजमी की ट्रैवल एजेंसी ने उपलब्ध कराए थे 93। जी हाँ, 93 में। और उसके बाद क्या हुआ कि ही वॉज नेम्ड एज एन एक्यूज्ड इन द मुंबई ब्लास्ट, अबू आजमी। ये बात दूसरी है कि सुप्रीम कोर्ट से मैं जो बात बता रहा हूँ वो फैक्चुअली ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से अबू आजमी को रिलीफ मिल गई। अबू आजमी को बताया जाता है कि दुबई के दाऊद इब्राहिम वगैरह से इनके घनिष्ठ संबंध थे, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री किसी हद तक दाऊद इब्राहिम के काली कमाई से ही चलती थी। क्रिकेट मैचेस जावेद मियादाद वगैरह के जब होते थे, आप याद करें, आप देखें हमारे कितने लोग जाकर के वहाँ पे क्रिकेट मैच इनके देखने जाते थे, और दाऊद इब्राहिम के गेस्ट होते थे। तो इनके संबंध की बात है। लेकिन अतीक का डायरेक्ट 1-to-1 कोई हो, ये चीज़ कोई अभी एस्टैब्लिश। लेकिन नेक्सस जो है वो अगर पार्टी का है, पार्टी के सीनियर मेंबर्स का है, तो इनका भी अगर होगा तो उसमें कोई, मतलब आई विल नॉट बी सरप्राइज, बट आई हैव नो प्रूफ कि दाऊद इब्राहिम से कोई इसका लिंक था कि नहीं था। यूपी में जो क्रिमिनल्स थे उनका दाऊद से कोई लिंक था? कभी कुछ ऐसा हुआ जहां पर आपने किसी से बातचीत की, पूछा हो या इंटरोगेट किया हो, तो कोई कनेक्शन निकल कर आया हो? निकल करके तो 1-2 का आया था, छोटा शकील का, नॉट एज मच एज दाऊद इब्राहिम, बट छोटा शकील का एक आध केसेस में छोटा शकील का नाम तो जरूर आया था। अब छोटा शकील है वो एक सिक्के के दो, अगर छोटा शकील है दाऊद इब्राहिम भी है। सर, ये भी बीच में खबर आई थी कि गुलशन कुमार की जो हत्या हुई थी उसके तार भी यूपी से लिंक्ड थे, तो क्या ऐसा कुछ था? काफ़ी हद तक। मैं डीआईजी मेरठ था, और ये श्रावण की जो शिवरात्रि होती है, तो उनका साहब ये गुलशन कुमार जी आए हैं जो टी सीरीज़ के मालिक हैं। तो मेरा चूंकि इसमें रुचि नहीं थी, तो मैं बुला के बैठा, तो मिला, तो देखा नंगे पैर और लुंगी और वो जैसे कांवड़ वाले हो चलते हैं, तो उसमें आए थे। उनका सर मेरी
हत्या होगी, भोले बाबा ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं आपके पास आ जाऊँ। ये उनको आभास था, उन्होंने ये ये कहा? उन्होंने आभास था। उन्होंने अच्छा। कहा कि और मैं आया भी इसीलिए हूँ कि मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, जल चढ़ाने आया हूँ और मेरा ये एक कि मैं अपनी बात आपसे कह दूँ। तो हमने कहा अगर आपको कोई खतरा है तो मैं भी आपके सामने पुलिस कमिश्नर मुंबई से फ़ोन मिलाता हूँ हाँ, हाँ। और अभी कह देता हूँ कि आपकी सुरक्षा अपग्रेड कर दें या दे दें, आपकी कोई सुरक्षा है नहीं। उनके अगर आपने वहाँ कोई बात कही किसी से भी, तो कल मर रहा हूँ तो आज मर जाऊँगा मैं। ये गुलशन जी ने कहा? ये गुलशन जी ने कहा। ठीक? आपसे कहा ये? जी। तो पर हमने आपके कंट्रोल में था उनको सुरक्षा देना? ना, लेकिन मैंने कहा जो मैं कर सकता हूँ, हाँ। मैं ये कर सकता हूँ कि मेरठ आप बैठे हैं, आपको मैं एयरपोर्ट तक छुड़वा दूँ। मुंबई पुलिस बज़रिए दिल्ली पुलिस में ये कहलवा देता हूँ कि हाई सिक्योरिटी रिस्क जा रहे हैं, इनको घर तक छुड़वा दें, फिर ये सिक्योरिटी का इनका कवर, ये ज़िम्मेदारी आपकी है। क्योंकि मेरे सामने अगर किसी ने अपनी असुरक्षा की बात कही है, तो उसको आखिर अंजाम तक पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी है। तो यूपी और मेरठ रेंज में आप करवा सकते थे? जी, पर आपने मुंबई का क्यों का ज़िक्र किया? क्योंकि मुंबई जा रहे थे एयरक्राफ्ट से वहाँ मुंबई जा रहे थे। तो वो कहाँ तक, वो मुंबई तक अपनी सुरक्षा चाह रहे थे? नहीं, वो चाह रहे थे कि मेरी सुरक्षा करा दीजिए थ्रू आउट। उनका वो मेरे अच्छा, हाथ थ्रू आउट करा थ्रू आउट दीजिए। करा देगा, वो मेरे अच्छा। बस का नहीं क्योंकि एयर ट्रैवल की बात आती है, मुझे भी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर मैं 2 कांस्टेबल भेजूँ, एक तो आर्म्ड नहीं जाएँगे, आर्म्स जा नहीं सकते हैं। फिर एयर ट्रैवल की बात आती है, तो उसकी तमाम चीज़ें हैं। तो उसकी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिना सोचे-समझे हमको नहीं करनी चाहिए। हुँ, तो हम ये कर सकते हैं जो हम लोग करते हैं रोज़ का ये प्रॉब्लम आती है, हमारा ज्यूरिसडिक्शन जहाँ ख़त्म होता है, हुँ, तो अगले के ज्यूरिसडिक्शन में हम उनको अलर्ट कर देते हैं, बता देते हैं और इन राइटिंग एक वायरलेस कर देते हैं। ठीक है। वो सब किया गया और वहाँ पर जब चला गया, कुछ दिन तो बिल्कुल शांति थी और वो सब ठीक-ठाक रहा। फिर एक दिन जब गुलशन कुमार जी ने जब फिर हमको उन्होंने सुना था एक टेप रिकॉर्डिंग वगैरह थी जो कि छोटा शकील से ही उनकी हुई थी। हुँ, हुँ। म्यूज़िक को ले करके तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें कोई दिक्कत होगी, तुम अपना पैसा हमको निवेश कर दो, तुम्हें जो भी जितना दे रहा है 7% हम तुम्हें 10% देंगे। तो वो बहुत हँसा छोटा शकीलिया जिसका भी आवाज़ सुना रहे थे। और एक म्यूज़िक डायरेक्टर था, वो फिर अंडरग्राउंड हुआ तो आज तक नहीं पता लगा, वो आज लंदन में है आजकल। और उसका नाम नदीम, हाँ, नदीम हाँ, नदीम श्रवण में से हाँ, नदीम। हाँ, नदीम, नदीम नाम था। उससे उसका भी बहुत नाम ले रहे थे कि नदीम कहाँ था। अब अंततोगत्वा जब कहानी आगे बढ़ती है, तो नदीम ने अबू सलेम को हायर किया जो आज़मगढ़ का रहने वाला है। हुँ, यूपी के आज़मगढ़ का रहने वाला है। वो हायर्ड असेसिन था हुँ, हुँ, और दौड़ा करके मंदिर से जब निकल रहा था, हुँ। तो अबू सलेम ने इनकी हत्या कर दी और बड़ी निर्मम हत्या कर दी गुलशन कुमार जी की। जी। दौड़ा के भागो, लेकिन भाग कर फिर दौड़ा-दौड़ा करके उसने गुलशन कुमार जी की हत्या कर दी। उसके बाद वो भी भूमिगत हो गया। फिर ये बात दूसरी है कि पोर्चुगल से उसका प्रत्यावर्तन हुआ। हुँ, प्रत्यावर्तन के बाद ये था कि हमारी कि आप इनको डेथ सेंटेंस नहीं देंगे। तो वो एक कोई हीरोइन है, उसके साथ उसका शायद निकाह वगैरह भी हो गया है। हुँ। तो चाहे जेल में रहे, चाहे कहीं भी रहे, उसको किसी तरह का कोई कष्ट मुझे नहीं लगता कि कोई है आज की तारीख में। इतने बड़े क्रिमिनल को क्या सुधारा भी जा सकता है? मौका मिलता है सुधरने का? समाज सुधारक कहते हैं कि हाँ, सुधारा जा सकता है, लेकिन मैंने किसी को सुधरते हुए देखा मैंने आज तक देखा नहीं। हुँ, बड़े-बड़े समाज सुधारक आए, बड़े-बड़े समाज सुधारक आए और जहाँ-जहाँ गए जेल की व्यवस्था और खराब हुई, हुँ। अपराध की स्थिति और बिगड़ती गई, जो और कहते थे इनको अवसर दिया जाए। तो मेरा अपना अभिमत है वन्स अ थीफ ऑलवेज अ थीफ। ये अच्छा, वन्स अ थीव ऑलवेज अ थीव। ऑलवेज अ थीफ। और बहुतों के पास अनुभव अलग भी होंगे, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है, ना मेरे पास ऐसा सामर्थ्य है, ना इतना धीरज है कि मैं किसी को समाज सुधारक और मेरा काम भी नहीं है। आपके सामने जो मेरे 36 साल जिसका नमक खाया है कि सामने अपराध हो रहा हो तो कानून के मुताबिक कार्रवाई कीजिए। लेकिन हो सकता है थीफ का केस अगर साइड में रख दें तो किसी ने अगर मर्डर किया है तो इस वजह से किया है क्योंकि वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे। तो क्या ये जज किया जाता है, मतलब क्या उसको तब सुधरने का मौका मिलता है या एक्सेप्शंस प्रूव द रूल। मैं कितनी देर आपसे तर्क कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपका समय और आपके सुधी दर्शकों का समय बर्बाद नहीं करूंगा। ये तर्क वगैरह है तो कोर्ट में दीजिएगा, हुँ, उसकी बत्ती बना करके अपने घर में जलाइएगा, ज़्यादा रोशनी होगी। लेकिन आप समझें कि हमारे पास या आपके पास इतना समय है कि समाज सुधारें और न्यूरो लिंग्विस्ट पाथवेज को स्टडी करें और उसके बाद ह्यूमन एबरेशन को स्टडी करें, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स मंगाएं हम अमेरिका जर्मनी की, फिर हम कोलेट करें। इतना समय अनफॉर्चुनेटली मेरे पास तो नहीं है। फिलहाल मैंने देखा आपने हत्या की है, अब जाइए और अपनी करुण गाथा जा करके उसका उपन्यास बनाइए और पॉडकास्ट कीजिए जाके। मेरे पास समय नहीं है। सर अगर एक पुलिस अफ़सर को पता है कि सिस्टम या और सिस्टम को चलाने वाले लोग करप्ट हैं, तो कितना उसके कंट्रोल में होता है कि वो सिस्टम को सुधार सकता है? क्या कोई, जैसे हमने फ़िल्मों में देखा है कि भाई सिंघम आता है और उसके ऊपर जितने भी साहब होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं, उन सबको साइड में रखते हुए
अपने हिसाब से एक्शन लेता है, तो ये पॉसिबल है रियल लाइफ में या कैसा है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो आदमी यूपीएससी क्रैक करके आया है हम्म, या कोई भी कंपटीशन क्रैक करके आया है, वो सामान्य से तो एक डिग्री ऊपर तो आ पाएंगे ऑफ उसको। कोर्स। मैं कोई अहंकार की यात्रा नहीं कर रहा हूँ। और जिनकी बात आप कर रहे हैं वो बड़े पावरफुल हैं, लेकिन बड़े प्रज्ञावान हैं, ऐसी बात विचारणी है कितने प्रज्ञावान हैं। एप्लीकेशन ऑफ माइंड और तौर तरीके हैं। और दबंगम सिंघम जो है मैंने देखा नहीं, लेकिन हमारे कई पुलिस अधिकारी उनकी तरह अपने हिप पॉकेट में पिस्तौल खोस करके इठलाते बल खाते चलते, शर्ट के 3 बटन खोल के। दैट इज एब्सोल्युटली वर्थलेस। कहा यह जाता है कि आपकी शक्ल विनोबा भावे की तरह होनी चाहिए और तैयारी एडोल्फ हिटलर की तरह होनी चाहिए। हम्म, और उसके बाद आप सोचिए कि जैसे कोई रियल लाइफ आपको बताता हूँ जो कि किया है। जो आप ज़िले में एसएसपी हैं, रेंज में डीआईजी हैं, और आपको नाजायज़ दबाव पड़ा, तो आपके पास 2 रास्ते हैं कि ये एसओ जो हैं, ये हमारे साले हैं, इनको बहुत अच्छा थाना दे दीजिए। आपके पास 2 रास्ते हैं कि मैं तो नहीं करता हूँ, मैं तो केवल सही काम करता हूँ, तो आप हैं अव्वल दर्जे के बेवकूफ़। आप कहेंगे साहब आपका साला, मेरा साला, बिल्कुल दूँगा मैं। अब जाके कोतवाली में लगा देंगे, या तो ऐसे थाने में लगा दें जहाँ वो खुद ही भी मरणोपरांत वीर पदक मिलने की प्रबल संभावना हो, बदमाशी निपटा देंगे। या दूसरा ऐसा होता है कि हमारा विभाग ऐसा है कि न वो मुर्गी पालन अधिकारी है, न गन्ना विकास अधिकारी है। हम्म, आपके दफ्तर में एसएसपी डीआईजी के कोई आया है तो वापस अपने पैर पे जाएगा, स्ट्रेचर पे जाएगा, इसका फैसला आप करेंगे। तो मुआयना करने गए हम, तो मुआयना तो भाई बड़े कायदे से होगा। और मुआयना में हमने देखा भाई आपके तो हर चीज़ में बिल्कुल गड़बड़ी है, माल खाने में माल पूरा नहीं है, जो ज्वेलरी है वो अनअकाउंटेड फॉर है, आपके हथियार गंदे हैं, आपने नाइट फायरिंग कब की है? उनके साथ नाइट फायरिंग हुजूर मैंने पिछले ही महीने की है, दिखाइए। तो आपके नंबर तो बड़े कम हैं, तो अब करवा लें, करवा लें। मालूम पड़ा कि एक भी चीज़ टारगेट पे नहीं गई। तो आपने एक ही विजिट में इतना माल तैयार कर लिया, और उसके बाद आपने कह दिया भाई तुम्हारा तो सस्पेंशन के अलावा तुम्हारा कोई रास्ता ही नहीं। हम लाख चाहते थे भाई, हमने यही कहा था मान्यवर से कि भाई आपका साला मेरा साला, लेकिन मैं क्या करूं, जब तुम ही लुटिया डुबेने को बेकरार हो अपने बहनोई के, तो मैं क्या मदद करूंगा? तुम तो कलंक हो, तुमने तुमको नेताजी को भी बदनाम कर दिया अपनी जो है नालायकी से, सस्पेंड कर दिया, बात खत्म। उसका क्या कि फिर वो नाम, लेकिन फिर भाई साहब वो आपने सस्पेंड कर दिया इंस्पेक्टर कोतवाली को। उनका मैं कुछ रिपोर्ट भेज रहा हूँ गोपनीय, जरा उसकी नकल है, आप जरा देख लीजिए। और आप अगर एसएसपी होते तो आप क्या करते? अगर मैं बर्खास्त कर जेल भेजते, बिल्कुल 2 कौड़ी का, इसके तो कुछ आता ही नहीं, हर चीज़ बिल्कुल बेकार है। दूसरा एग्जाम्पल, पुलिस लाइन कल आप प्राइवेट बिल्डर को हैंड ओवर कर दीजिएगा। पुलिस लाइन बिल्कुल इलीगल ऑर्डर है। आपके पास ये विकल्प है कि आप ना कह दें, और दूसरा विकल्प ये है एक स्टैंडिंग ऑर्डर। कुछ भू माफियाओं ने षड्यंत्र करके पुलिस लाइन की ज़मीन को हथियाने का प्रयास किया है। वहाँ पर पहरा दूना कर दिया जाए, नाइट विजन डिवाइस लगाई जाए, रात को ड्रैगन लाइट्स की व्यवस्था की जाए, और अगर कोई आता है छूटते ही वार्निंग दे करके गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जाए और उससे पूछताछ की जाए किसके कहने पर वो आया है पुलिस लाइन। आप समझ रहे हैं? लिखा पढ़ी में ऑर्डर हो, लिखा पढ़ी के ऑर्डर को कुछ चैलेंज नहीं करेगा, चैलेंज करेगा फिर वो बात जाएगी मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक जाएगी तो कलई खुल जाएगी। तो हर चीज़ का बुद्धि के एप्लीकेशन पे एक तरीका होता है। सीधे जैसे दीवाल है, दीवाल पे मैं सर मारूं तो दीवाल का कुछ नहीं होगा, मेरा ही सर फूट जाएगा। सही बात है। हाँ, लेकिन दीवाल अगर गिरानी है तो उसके तरीका है बुलडोजर चलाने का। ये करना चाहिए जी। सर, एक कल्चर हमने देखा है सोशल मीडिया आने के बाद कि जो पुलिस के कुछ अधिकारी हैं या जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, जो सारे वीडियोस और रील्स बहुत बनाते हैं, तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? बना सकते हैं? मतलब नहीं, मैं कानून में परमिशन है इसकी? बिल्कुल परमिशन नहीं है। मुझे घोर आपत्ति है इस तरीके के नार्सिसिस्टिक, ये भी मनोवैज्ञानिक बीमारी है। इसको कहते हैं हिंदी में नरगिसपना, अंग्रेजी में नार्सिज्म। अपने आप को देखना कि मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ देम ऑल, कि मुझसे ज़्यादा हसीन और कोई गुड लुकिंग न कोई था, न है, न होगा। तो आप, अरे तुम्हारा काम है पुलिसिंग करना, तुम्हारा काम है सर्विस करना, और या फिर अपने दफ्तर में जनता को सुन करके दरोगा को हड़काया, मुआयना किया और दौड़ाया, इन सब चीज़ों से परहेज़ करें। और ये पहली चीज़ तो इलीगल है। जो गवर्नमेंट की मीडिया पॉलिसी है कि मीडिया से वही मिलेगा, चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल हो, जिसको गवर्नमेंट अधिकृत करे। अगर अधिकृत नहीं है तो आप मीडिया से नहीं मिल सकते हैं। यूपी में तो हो गया है, 2-4 लोग जो बड़ी रील बनाते थे वो हो गए सस्पेंड।
तीसरी चीज़, कश्मीर में ये नियम है कि जिस वक्त आप ड्यूटी पर हैं, कोई पुलिस ऑफिसर, वो उस वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या चेकिंग ऑफ ईमेल या चेकिंग ऑफ सोशल मीडिया नहीं करेंगे आप। और अगर कोई अर्जेंट कॉल आती है तो इट विल बी अटेंडेड बाय समवन एल्स, सेंसिटिव पोस्ट पे यू कैन नॉट। इसी तरीके से पुलिसिंग इज़ अ फुल टाइम जॉब और सोशल मीडिया ऑल्सो इज़ अ फुल टाइम जॉब। आप चुन लीजिए आप किस चीज़ के महारथी हैं, आपकी ज़िंदगी की प्राथमिकता क्या, सोशल मीडिया है या पुलिसिंग है या एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो भी हो आप उसी को दीजिए, दूसरे का सत्यानाश मत कीजिए। अगर आप समझते हैं आपकी कॉलिंग सोशल मीडिया है तो कृपा करके पुलिस से और प्रशासन से इस्तीफा दे दीजिए, फिर आप सोशल मीडिया पर चले जाइए। और अगर पुलिसिंग है फिर सोशल मीडिया की तरफ मत देखिए। कई हमने सिविल सर्वेंट्स को भी देखा है, अधिकारियों को भी देखा है कि जब वो कोई कार्रवाई करते हैं ग्राउंड पे तो उसकी वो वीडियो भी बनाते हैं वो, कि मैंने फला को डांटा, मैंने यहाँ से रेडी हटवाई, मैंने इंक्रोचमेंट को ख़त्म करवाया, बुलडोज़र लेके गए। तो ये भी आप कह रहे हैं इसकी भी परमिशन नहीं देता? इसकी परमिशन नहीं है, इट इज़ इन वेरी पुअर टेस्ट। गवर्नमेंट सर्वर्स का ये एक होता है सेल्फ इफेसमेंट एंड एनोनिमिटी। सेल्फ इफेसमेंट एंड एनोनिमिटी, ये दोनों उस कंसेप्ट के विपरीत है। न मैं अपने को सेल्फ इफेस तो छोड़ दीजिए, मैं अपने को लार्जर देन लाइफ पेंट कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि एनोनिमिटी को भी है, आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि आपसे ज़्यादा काबिल और कर्मठ और कर्मयोगी कोई था ही नहीं, और आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं, लेट अदर्स टॉक। हमारे बारे में अगर अगर हमारे बारे में सकारात्मक बातें करें, वो औचित्यपूर्ण है। और अपने ही मुँह मियाँ मिट्ठू हम अगर बने तो आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एंड ऑल सच पीपल हु डू दैट, आप साफ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, दे रिक्वायर साइकाइट्रिक इंटरवेंशन। बट दे बिलीव, या उनके जो फ़ैन पेजेस हैं वो ये मानते हैं कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो वो फैलाए कि भाई मैं आया, मैंने एक्शन लिया, इंक्रोचमेंट हटवाया, मैंने एक्शन लिया, मैं अचानक से एक सरकारी दफ्तर में घुस रहा हूँ और वहाँ पे मैंने लोगों को हड़काया या सरकारी अस्पताल में जाके सुधारा। आप एक टेस्ट कर लें, जहाँ जहाँ रील बन रही हैं। हाँ, जैसे एक बिहार में एक एसपी साहब थे, वो दफ्तर में हमेशा लगाए रखते थे, और मैं समझता हूँ उनकी तनख्वाह के चौगुने उन कप्तान साहब को वो अर्निंग हो जाती थी सोशल मीडिया से। बाद में कप्तान साहब रिश्वत में पकड़े गए, कई करोड़ की बरामदगी शायद ईडी सीबीआई ने की। तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और बनिस्बत इसकी, एक तो काम इलीगल है, दूसरा अगर मैं ये मान लूँ कि अगर आपने एक एनक्रोचमेंट हटाया, मैं मान लूँ कि आपके क्षेत्र में सारे एनक्रोचमेंट हट गए। मुझे तो नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई ज़िला जहाँ सारे एनक्रोचमेंट हट गए। मुझे ऐसा ज़िला नहीं मालूम है जहाँ सारा भ्रष्टाचार समाप्त हो गया हो। आप काम कीजिए और जो आपको करनी है प्रेस नोट बना करके अपने पीआरओ को दे दीजिए, गिव हिम अ प्रेस ब्रीफिंग, बट यू शुड नॉट बी डूइंग इट इज़ इन वेरी बैड टेस्ट। सर हमारे यहाँ पुलिस का जो सिस्टम है उसमें भी करप्शन है, मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूँ। मेन कारण क्या है उस करप्शन का? मेन कारण ये है कि कुछ हमारा इकोसिस्टम ऐसा है। पहले तो ये कहते थे हमें ग्रांट नहीं मिलती है, हमारे पास ग्रांट नहीं कि लाश की चिराई, नाश, धुलाई, नाश, मतलब जो पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजते हैं उसके लिए 2 रुपये मिलता है, डिस्पोजल के लाश के लिए 20 रुपये मिलते हैं, इसमें कैसे होगा? अभी भी क्या नहीं, अब नहीं, अब सरकार ने सब पूरा कर दिया। ओके। अब जब सरकार ने सब पूरा कर दिया तब तो करप्शन का कोई वो नहीं है। लेकिन ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ये ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जब कहते हैं कि पुलिस में हम इसलिए थोड़ी आए कि सब तनख्वाह पे ही गुजारा करें। पुलिस में हम आए इसीलिए कि जो उसके पर्क्स हैं, जो मुफ्त की चीज़ें हमें मिल सकती हैं, हम उसके लिए आए हैं पुलिस में। काका हाथरसी की 4 लाइनें कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि लोग कहेंगे जिसका नमक खाया आप उसी के बारे में हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। पढ़ा पढ़ा क्या कर रहा है रे मूर्ख नादान, आप बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक तो कुछ ग्लैमराइजेशन, दूसरा ये था कि पहले ये कहा जाता था कि ईमानदारी अपने में ही एक बहुत बड़ी वर्च्यू है। वन हु इज़ ऑनेस्ट एंड पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी इज़ वन पर्सन आर्मी। वो एक योद्धा अकेले एक फौज के बराबर है जो ईमानदार है। आज कंसेप्ट भाई किसने देखा योद्धा है कि नहीं है, हमारे बैंक बैलेंस में कितना है वो सारी दुनिया देखती है। मेरी सास ससुर, मेरे साले, सब लोग वही पूछते हैं कि बैंक पे कितने पैसे हैं। तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये हम परसेप्शन पे जिंदा रहेंगे। पुलिस की फिजिकल फिटनेस पे भी हमेशा सवाल उठाए जाते हैं कि कई बार देखा है कि क्रिमिनल जल्दी भाग जाता है, पुलिस दौड़ा नहीं पाती, पकड़ नहीं पाती, 4 पुलिस वाले पीछे दौड़ नहीं पाते। तो इसका क्या बेंचमार्क है सर, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? कांस्टेंट ट्रेनिंग, जैसे ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग वैसे भी होती थी AER CER की, एक परसेंटेज 10% ऑफ द फोर्स 1 महीने ट्रेनिंग करती थी जी। लेकिन वो लोअर रैंक्स की होती थी, अप टू द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। और आपका जो प्रश्न है मैं ले जाता हूँ उसको गेस्टेड ऑफिसर, डिप्टी SP, एडिशनल SP और IPS को भी। फिजिकल फिटनेस इज़ अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। फिजिकल फिटनेस इज़ अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि व्हेन देयर इज़ अ चॉइस ऑफ ड्रिंकिंग बॉटल ऑफ कोक और ग्लास ऑफ वाटर,
अ ग्लास ऑफ वाटर विल डू यू मोर गुड देन कोक। और दिन भर में अगर आप देखें, भले ही मुफ्त की आ रही हो, 2 बोतल कोक पिएंगे, 4 समोसा खाएंगे, किसी भी जिम में आपका वेट मैनेजमेंट कभी ठीक नहीं होने वाला है। तो कीप अवे फ्रॉम जंक फूड। कम से कम 40 के ऊपर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, अब असीम अरुण जो मिनिस्टर है, पुलिस कमिश्नर था कानपुर का, फिर आज उसने इस्तीफा दे करके राजनीति में आया है, कमांडो कोर्स किया है। ऐसी भी मिसालें हैं आईपीएस ऑफिसर्स में, और ऐसी भी मिसालें हैं आईपीएस में कि जब साहब गाड़ी में बैठता है तो 2 आदमी उठा करके उनको पकड़ करके गाड़ी में बैठाते हैं। एक तकिया पीछे, एक तकिया बाएं, जैसे एक लाश लेके जाते हैं, जब झटका लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि साहब हमटी डमटी की तरह गिर जाएं और सर फूट फाट जाए उनका। तो क्यों इतनी तो कृपा अपने ऊपर कर लो, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक, एक रोटी कम खाओ, घी चीनी खत्म कर दो, मिठाई वैसे भी अनावश्यक है, चीनी अनावश्यक है, उसको छोड़ दो। माना कि तुम्हें उपलब्ध है मेवे की मिठाइयाँ, वो बंटवा दो, पुण्य भी मिलेगा और अपने ऊपर भी कृपा होगी। तुमको ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लेवल पे मिठाई खाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पे आ जाते हैं फिजिकल कल्चर पे। आज भी मैं किसी भी कॉलेज में जाता हूँ, मेरी उम्र 75 साल क्रॉस कर चुका हूँ मैं, और मैं कहता हूँ कि जो सबसे फिट लड़का अपने को समझता है, और ये आपके लिए भी है, अगर मुझसे ज़्यादा पुशअप लगा लेगा तो 50,000 रुपये मैं अभी दे दूंगा इनाम। ये तो आपके ऊपर है कि आप चाहते हैं कि इसी जैसे अफसर थे कि गाड़ी में 3 आदमी बैठाएं और बगल में एक आदमी हाथ पकड़ के पकड़ा रहे, कहीं साहब को स्लिप डिस्क ना हो जाए, कहीं झटका ना लग जाए। या फिर आप खुद ही अ मैन ऑफ स्टील बोथ इन माइंड, बॉडी एंड सोल, आप वो बनना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू बी अ मैन ऑफ स्टील, फिजिकल फिटनेस इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। व्हाट यू ईट, हाउ यू बिहेव एंड हाउ यू कंडक्ट योर डेली रूटीन। तो अभी आपका रूटीन क्या है सर? खाने में कौन सी चीज़ बिल्कुल नहीं खाते आप? शुगर, मिठाई, नॉनवेज, अल्कोहल। अल्कोहल कभी टच भी नहीं की मैंने। और यही मैं कहूँगा अपने यंग दोस्त से, माना कि मुफ्त की मिल रही है, और ऐड भी आता था, आप याद करें, 4 फिल्म स्टार, 4 यार बैठेंगे और शाम को रोशन करेंगे। चारों यार सबकी फोटो ही लग गई, फूल चढ़ गए। तो अगर चाहते हो कि हमारी उम्र तक पहुँचो तो शराब की तरफ देखना भी मत। चारों हाँ, अगर आपने कहा तो चारों भगवान को प्यारे हो गए जिन्होंने ऐड दिया था। तो चारों यार की तरफ न जाओ, तुम खुद बनो, यू ओ इट टू योरसेल्फ। पर सर पुलिस के पास तो बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ आती थी, फिर भी आप मिठाई नहीं खाते थे? वो मिठाई नहीं है, वो है जहर, वो मीठा जहर है। अच्छा, वो ठीक है। वो मीठा जहर है। एक मिठाई सबसे छोटी ही क्यों ना हो, उसमें होती हैं 200 कैलोरी। मैं बड़ा मॉडर्स बता रहा हूँ, वरना होगी 400 कैलोरी, अगर आप काजू कतली वगैरह की बात कर लूँ मैं। तो कौन सी मिठाई सेफ है? एक तो पहले खाइए मत, दूसरा है गुड़। गुड़ मंगा लीजिए, देसी गुड़ मार्केट से मंगा लीजिए ठीक है। और गुड़ खाइए। आपको वैसे भी योद्धाओं को ये शौकीनी उनके मिजाज को शोभा नहीं देती। मोटा खाना, मोटा रहना, ये मिठाई विठाई खाना ये रसिया लोगों के लिए है। ये आप फौलाद हैं, और फौलाद के लोगों को ये रसियागिरी नहीं है कि मलमल का कुर्ता पहन करके काजू कतली नोश फरमा रहे हैं। ये आपके मिजाज में ये सब नहीं है जी। मुझे सख्त आपत्ति है ऐसे लोगों के, रसिया किस्म के, क्योंकि उनसे कुछ किया नहीं जा सकता। मैं समझ रहा हूँ कि अगर कहीं वाकई गोली चलने लगेगी तो आपकी पतलून हो जाएगी गंदी, इसलिए आप यहीं घर में बैठे आराम करें, इससे पहले कि आपकी व्यवहार और आपकी हवाइयाँ जो चेहरे की हैं औरों का मनोबल गिरा दें, आप यहीं रहें। अब मैंने पता कि क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। डीप फ्राइड चीज़ें छोड़ दीजिए। और अब जैसे कहते हैं कि 40 के बाद दिन में 2 बार खाना चाहिए, और 50 के बाद दिन में 1 बार। तो जिन बाबा जी कह रहे थे, तो मेरी उम्र के जैसे लोग हैं 75 साल के, तो उनको तो 2 दिन में 1 बार खाना चाहिए। उनका नहीं, भक्त ऐसा नहीं है उनका, लेकिन महाराज मैं केवल फलाहार करता हूँ। आई एम फ्रूट ऑन वेजीज मोस्ट ऑफ द टाइम। आई डोंट टेक सीरियल्स टिल डिनर। तो अच्छा। हाँ, मैं सिर्फ फलाहार पे रहता हूँ। ब्रेकफास्ट में एक सीजनल फ्रूट और यही सब लेता हूँ, दही वगैरह। रात को अगर दाल है तो चावल नहीं, चावल है तो दाल नहीं, दाल है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो दाल नहीं। सर थाना लेवल पे या पुलिस स्टेशन लेवल पे स्नैक्स के भी पैसे मिलते हैं क्या? चाय के लिए, समोसे के लिए? पौष्टिक आहार अलाउंस होता है, इसको पौष्टिक आहार अलाउंस कहते हैं। और ये ठीक ही ठाक होता है कि इसमें आपको जो मेस में खाना मिलता है काफ़ी सब्सिडाइज्ड होता है, सब्सिडाइज नहीं, लेकिन काफ़ी इकोनॉमिकल होता है। लेकिन उसके ऊपर अगर आपको कभी गुड़ खाना हो, पनीर खाना हो, घी खाना हो, जो कि हमारे जवानों का बड़ा प्रिय ये 3-4 चीज़ें हैं, तो आप उससे खा सकते हैं। लेकिन अब मेरी संस्कृति ये होगी, अब ये बहुत वर्षों से ये एनहांस नहीं हुए हैं, तो अब कम से कम महंगाई के मद्देनज़र इतना तो कर लें कि कोई कर्मचारी दिन में अगर 2 चम्मच घी लेना चाहे, एक 50 ग्राम पनीर खाना चाहे, या महीने में 1 किलो गुड़ खाना चाहे, तो इतना तो कम से कम पूरा हो ही जाना चाहिए। और जो दिन में चाय वगैरह आती है, जो हमने पुलिस स्टेशन वगैरह ना, है ना, उसमें देखी, वो वो सब का पैसा कौन देता है फिर? वो अपनी जेब से।
अच्छा। अपनी जेब से दे, वो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आपका मेस चल रहा है या आपने कहीं से कोई सिस्टम बनाया है तो आप देख सकते हैं, अन्यथा यू पे फॉर एवरीथिंग दैट यू ईट। पौष्टिक आहार अलाउंस इज ओनली एन अलाउंस। यंगस्टर्स से आप भी मिलते हैं, आज के यंगस्टर्स में जो ऑब्जर्व किया गया वो ये है कि पुलिस में भर्ती होना ज़्यादातर लोगों का मोटिवेशन नहीं होता। एक ज़माना हुआ करता था जब लोग पुलिस में भर्ती होना चाहते थे। आज आप मिलते हैं इतने सारे स्टूडेंट्स, इतनी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं, आपने देखा है ये कल्चर कि भाई पुलिस में भर्ती होने को लेकर बहुत कम। और दुर्भाग्य यही कि पुलिस और आर्मी दोनों के प्रति जो रुझान है, उसमें जो एंथुसियाज्म 20 साल पहले था जी। हम लोगों में कि दौड़ना भागना, और वही कारण है उनका साहब, यहाँ काम बहुत ज़्यादा है, अच्छा। यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यहाँ फैमिली लाइफ बड़ी डिस्टर्ब्ड है, यहाँ पर मैंने देखा कि पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा बहुत है। है जी। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र लोग ये कहते हैं कि साहब हम पुलिस मेरी प्राथमिकता में नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस से ज़्यादा रिवॉर्डिंग कोई करियर हो नहीं सकता है। अगर इकलौता कोई प्रोफेशन दुनिया में है, दुनिया में, जिसमें इबादत करने की, कर्मयोग होने की तनख्वाह मिलती है, तो वो पुलिस विभाग है। छुट्टी को लेकर फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट होता था क्या कि आप लोग हमेशा 24 आवर्स सर्विस में रहते हैं, आप लोग जब त्यौहार होता है या जब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ गैदरिंग ज़्यादा होगी तो उस समय तो आप होंगे ही नहीं, फिर तो आप फैमिली के साथ जा ही नहीं पाएंगे, तो इसको लेकर के फैमिली से कैसे बैलेंस होता ये था? कहा जाता है, ये मैं समझता हूँ कि ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। ओके। ऐसी बड़ी, हमारे दशहरा है, अब ठीक है दशहरे के दिन तो आप छुट्टी जाएंगे नहीं। इसी तरह दिवाली है, दिवाली के दिन आप छुट्टी, हाँ, मरने जीने की बात अलग है, फिर तो कभी भी हो रहा है, आपको छुट्टी मिलेगी। मेरे अपने फादर बिल्कुल मरणासन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी आ रही थी, एसएसपी ने कहा कि तुम जैसे पीएम जाती हैं, तुम गाड़ी तैयार रखना, अपना सामान रखना। तो मेरी सरकारी गाड़ी तैयार थी, इंजन स्टार्ट था, जीप थी सरकारी। मिर्ज़ापुर का मामला, इधर मिसेस गांधी का हेलीकॉप्टर उड़ा, एसएनपी सिन्हा साहब ने कहा कि तुम निकल जाओ। मैं तुरंत अपनी जीप पे बैठा, वहाँ 10 मिनट पहले, फादर की मौत के 10 मिनट पहले मैं घर पहुंच पाया। ये भी होता है। लेकिन अब आप ये कहते पीएम आ रहे हैं, इलेक्शन वहाँ होने वाला है, जनरल इलेक्शन, और मैं छोड़ के चला जाऊं, क्योंकि जिम्मेदारी है, तो आप खुद समझेंगे कि एक जिम्मेदारी है। लेकिन 99% आप त्यौहार भी करते हैं, 99% आप परिवार को भी देते हैं। मैंने कभी, आई हैव नेवर फेल्ट मिस्ड आउट इन माय लाइफ। एक ओकेजन हुआ था कि ससुर की डेथ हुई थी, तो 3 दिन की छुट्टी मांगी तो 1 दिन की छुट्टी मिली। फिर कहा 13वीं में, तो यही कहा गया कि अभी तो मौत में तुम गई, तब 13वीं में जाके क्या करोगे? और भी बहुत कुछ कहा गया था। वो और कहना, तब आप किस लेवल पे थे? मैं एसपी देहात था, एसपी जी। लेकिन आपका जूनियर अगर आपसे मांगे और आपको वही कि मेरे आपको कितना इजी होता है ये बोलना कि भाई अभी तो मैं कभी नहीं, मैंने 2 काम किए। मैंने कभी छुट्टी रिफ्यूज़ नहीं की कि जो अन्याय मेरे साथ हुआ है, वो कम से कम मेरे किसी अधीनस्थ कर्मचारी को नहीं होगा। एज़ डीजीपी लोग 9-9 10 बजे बैठे थे, मैं ठीक 6 बजे कहता था, केवल अब मैं दफ्तर में बैठूंगा, बाकी सबकी लाइट्स आउट, सबसे कहो गाड़ी बजाए, घर जाए अपनी फैमिली के साथ। आफ्टर 6 अगर कोई अफसर दफ्तर में है, इसका मतलब या तो करप्ट है, उसको अपना काम नहीं आता। मैं चाहता हूँ आप तुरंत जाएं, अपने परिवार के साथ रहें। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, देखूंगा सब। और आपको परिवार से कॉल नहीं आता कि सबको भेज दिया आपने? मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरा परिवार वहीं पर था, क्योंकि मैं तो वहीं पे, यहाँ दफ्तर है, बगल में ऊपर डीजी ऑफिस है। सर, यूपी का सबसे ज़्यादा क्राइम वाला इलाका कौन सा था जहाँ बहुत ज़्यादा अपराध थे? जहाँ बैठे हैं, दिस वॉज नोन एज द क्राइम कैपिटल नॉट ओनली ऑफ उत्तर प्रदेश बट ऑफ इंडिया, वाइल्ड वेस्ट ऑफ क्राइम। और यहाँ पर मदन भैया और राजवीर रमाला, लक्कड़ पाला, कौन कौन से गैंग नहीं चलते थे। नोएडा में? जी हाँ, और एडोबे के चेयरमैन के बच्चे की किडनैपिंग हो गई थी। इस तरीके की किडनैपिंग फॉर रैंसम, ज़बरदस्ती धन वसूलना, दिस वॉज द ऑर्डर ऑफ द डे। और प्लॉटों पे कब्जा करना, ये जो पंडित ब्रदर्स थे आपके बुलंदशहर के, चुन्ना पंडित और ये पंडित, मैं नाम इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि एब्स्ट्रैक्ट में बात कर रहा हूँ, ये भी गैंगस्टर्स थे, इनके भी गैंग थे इंटरस्टेट। तो नोएडा में इनका ऑपरेशन था। लेकिन अब आज की तारीख में तो ऐसे गायब हुए हैं जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाती है। बस एक आदमी ने आकर के वो फ़र्क दे दिया है, योगी जी महाराज ने, क्योंकि वो लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। इसका सबसे पहले जो है प्रॉफिट, और चूंकि प्रॉफिट योगी जी से मतलब ही नहीं है, इसलिए और भी कोई ले ये संभव नहीं है। और एक तरीके से इनका मार्केश लग चुका है और 7.5 दोनों लग चुकी हैं जितने भी। तो आप कह रहे हैं अगर बॉस करप्ट होगा तभी सबऑर्डिनेट करप्ट होगा? करप्शन हमेशा ऊपर से नीचे आता है। अगर एक दफ़ा बॉस ईमानदार हो जाए तो नीचे वालों की मजाले खाल खींच लेंगे। वेब सीरीज में हमने देखा मिर्ज़ापुर में है, आजमगढ़ में है क्राइम ज़्यादा, तो उसके मुकाबले नोएडा में बहुत था आप कह रहे हैं? बहुत क्राइम था वहाँ पे। पर्टिकुलर भाई हमने कहा था ये छुटभैया क्राइम था, लोकल लेवल, गांव वाला क्राइम। मर्डर हो गया, लूट हो गई, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो गया। ये नहीं होगा कि पूरे क्लास के क्लास को किडनैप कर लिया।
या जो सबसे बड़ी एडोबे कंपनी मल्टीनेशनल उसके सीईओ के बच्चे को पकड़ लिया, फिर मुख्यमंत्री को इंटरवीन करने पड़ा। मिर्ज़ापुर, मैं तो ओटीटी देखा नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना कि अगर इस तरीके का क्राइम है तो मुख्यमंत्री लेवल का क्राइम नहीं है। नोएडा में जो क्राइम होता था वो मुख्यमंत्री लेवल का क्राइम होता था, उन्हीं को हस्तक्षेप करना पड़ता, डीजी लेवल का भी नहीं। अच्छा, कुछ बताइए सर, क्या क्या, जैसे कि 1-2 केसेस? जैसे आपके एडोबे के जो चेयरमैन का था, दूसरा आपका यहाँ पर जो फैक्ट्री थी आपकी जो इटालियन थी, वहाँ पर घेराव करके जो सीईओ को बिल्कुल घेर करके मार दिया था, लिंच कर दिया था। इसी तरीके से सेंसेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स जो हुई हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट की 1-2, अब तो खैर चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आरुषि मर्डर केस जैसे हुआ, ये ऐसे केसेस हुए थे जिसमें मतलब छोड़िए और नेशनल लेवल तक का इन्वॉल्वमेंट हो गया था। चाहे अगर आप देखें इटालियन कंपनी थी मल्टीनेशनल, फिर वो बंद करके चली ही गई यहाँ से छोड़ करके, और वहाँ के सीईओ को घेर करके लेबरर्स ने बिल्कुल लिंच कर दिया था। इस तरीके की चीज़ों का होना, और यही नोएडा में, हाँ मुझे याद आ रहा है, ये जब आप हाईवे से बढ़ते हैं तो दाहिने हाथ एक कच्ची सड़क जाती है, उसको कहते थे रे पॉइंट। वहाँ पर यंग कपल्स जाते थे, सोचते कि ये अंधेरी सड़क है, यहाँ पे कुछ प्राइवेसी मिल जाएगी, और वहाँ पर घात लगाए ऐसे परवर्ट्स पहले ही बैठे रहते थे कि ऐसे कपल्स आएँ तो लड़के को ओवरपावर करें, लड़की को गैंगरेप करें, फ़ोटो खींच लें, उसके बाद ब्लैकमेल करें। तो ये सब चीज़ें होती थी उस ज़माने में। बाप रे! कब की बात है सर ये? 2010 या 11 की। ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये इतना ज़्यादा यहाँ पर आग लगी थी। तो 17 के बाद से आप कह रहे हैं काफ़ी बदल गया। ख़त्म हो गया, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अब तो जिसको आत्मघात करना होगा वो कुछ सोच ले, वैसे ही जैसे कहते हैं ना, यमराज इंतज़ार कर रहा है अगले चौराहे पे, तुम पहुँच नहीं पाओगे घर कायदे से। सर, एक पुलिस अफसर होने के नाते कोई केस अगर आपके सामने आता है और आपको लगता है कि ये व्यक्ति इनोसेंट है, तो पर फैसला तो कानून के हाथ में होता है, आपके पास तो फैसला है नहीं करने का। तो क्या उसको वो मदद बैकडोर से दी जाती है पुलिस के द्वारा, कि जिससे कि तुम अपना बिल्कुल। केस लड़ सको और साबित हो कि तुम बरी हो जाओ, मतलब मैं बाहर बिल्कुल निकल? एडवाइस, अगर मैं जानता हूँ कि एक केस है, डाउरी केस है, जैसे होता है, मुझे मालूम है कि ये इनोसेंट है, लेकिन लोगों ने सूझ दिया कि जैसे तिलक में पैसा चढ़ा, वीडियोग्राफी है, तिलक में पैसा मिला, गाड़ी उसको मिली, अरे गाड़ी कौन सी, वो तो खुद ही मल्टी, उसके पास अगर मान लीजिए पहले से ही BMW है और आपने अगर उसको 800 दे दी, कौन सी कृपा कर दी, लाख उसने कहा हमें नहीं चाहिए। उसने दिखाया कि शादी में आपने खर्च किया 10 लाख, हमने खर्च किया 50 लाख, लेकिन फिर भी डाउरी के केस के इंग्रेडिएंट्स इससे पूरे हो जाते हैं। अगर लड़की कहती है कि मानसिक उत्पीड़न हुआ, पैसे लिए, लड़की के फादर कह रहा है कि 4 रेमिटेंसेस हमारे अकाउंट से लड़के के और लड़के के फादर के अकाउंट में गए हैं, द केस इज मेड आउट, तो जेल जाना है। लेकिन फिर उसका तौर तरीका यही है कि उनको बता देना कि ये साहब एक टेक्निकली ये साउंड है, लीगली भी जो है ये बिल्कुल एक एल्गोरिथम इसका ठीक है, लेकिन मॉरली बिल्कुल वीक है ये, इफ़ यू नो व्हाट इज़ गुड फॉर यू। और फिर ऐसा नहीं कि अगर एसएसपी ज़िले का या आपका डीआईजी एक दफ़ा उनको काउंसिल कर दे, उनको बता दे, तो फिर कोई उसको आके परस्यू करे। लेकिन ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं। लेकिन आपने सही कहा, जगह दिखाई पड़ रहा है कि बिल्कुल फर्जी फंसा रहे हैं मर्डर में जैसे मान लीजिए 2 लोगों ने किया है, लिखा दिया उन्होंने, 5 लोगों की मौका अच्छा है। जैसे कि कुछ केसेस में होता है कि ये बाप या ताऊ बुढ़ा है, 80 साल का, वैसे ही मरेगा, तो अब उसके सर पे जाके 50 पत्थर मार दिया और लाश लेके थाने चले गए कि साहब इसको बन्ने, भोंदू, कल्लू और पप्पू ने हमारे सामने आंख में आकर के ईंट से कूच दिया। लाश भी है, वो भी है, और मान बन्ने, पप्पू, कल्लू, लल्लू वो वहाँ पे थे ही नहीं, या मान लीजिए 1 थे 3 नहीं थे। तो अब इसके इन्वेस्टिगेशन में जब आप बात करेंगे तो यही काम इन्वेस्टिगेशन का होता है कि लोगों की बात को कन्विंसिंग लेकर के देखें। अगर कह रहा है कि भाई मैं तो वहाँ था ही, मैं अम्बाला में था, एक आदमी कह रहा मैं विदेश में था, तो कैसे आप उनको रोप इन कर लेंगे। लेकिन फर्जी नामजदगी इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही यही होता है कि आप एविडेंस के आधार पर सही काम करें। आपकी नज़र में जस्टिस क्या होता है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्याय? जस्टिस का क्या अर्थ है आपके हिसाब से? बड़ा गहरा और दार्शनिक सवाल आपने किया है। न्याय वो होता है कि जो समस्त साक्ष्यों के मूल्यांकन के उपरांत नैसर्गिक रूप से किसी के अधिकारों को परिपूर्ण करे, उसको न्याय कहा जाएगा। एग्जाम्पल? जैसे आप यहाँ बैठे हैं, ये आपका अधिकार है कि इस कमरे की सारी संपत्ति आपने अर्जित की है, और अगर मैं यहाँ से ये मग या आपकी कलम छीन के ले जा रहा हूँ तो मैं अपराध कर रहा हूँ, और ये चीज़ वापस कराना जस्टिस वो होगा। और इस काम में जो मदद करेगा वो जस्टिस कर रहा है, और जो इस मार्ग को व्यवधान पहुंचाए वो इनजस्टिस कर रहा है। आपकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा था सर, जो आपको हमेशा याद रहता है? मैं जो ज़िंदगी पर चैलेंजेस में ही रहा हूँ तो उसको बड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन
ऐसे कई केसेस में जानता हूँ, चरमपंथियों को हैंडल करना। हम्म। एटा में मेरी पोस्टिंग तो ऐसी पोस्टिंग जहाँ पे थाना अलीगंज में सितंबर में पूरा अलीगंज थाना छविराम गैंग ने मार दिया। आप थे तब? हाँ, मैं उसके बाद गया, उसी के तुरंत बाद। ओ, इंस्पेक्टर राजपाल सिंह और पूरे थाने को गैंग ने एलिमिनेट कर दिया। कितने लोग थे थाने में? 12 पूरे थाने को, मतलब आउटफ्लैंक करके ऑटोमेटिक वेपन से बिल्कुल मार के बराबर। अब क्या मनोबल था पुलिस का, ये आप समझ सकते हैं। तो आपकी पोस्टिंग फिर उसके बाद हुई? उसके तुरंत बाद हुई मेरी। आपको लगा नहीं कि नहीं होनी चाहिए थी, या क्या रिएक्शन था आपका? रिएक्शन अपना तो नहीं, लेकिन औरों को कहा था जब मैंने बताया कि मेरी पोस्टिंग एटा हो गई, इनका सब बड़ा अफसोस हुआ जान के कि पोस्टिंग एटा हो गई है। और आप एक काम कर लें, मैं आपका हितैषी हूँ, एक तो वसीयत लिख लें अपनी, और दूसरी अपना बीमा अच्छा करा लें, क्योंकि हमें संभावना दिख नहीं रही कि आप जीवित लौटेंगे एटा से। और कौन सा गैंग था वो? छविराम गैंग। और वहाँ पे गैंग तो गली गली गैंग घूमते, छविराम, पोथी, महावीरा, शिवराज, निक्से, अजयराज, ये इतने गैंग्स थे, लेकिन परमात्मा ने सामर्थ दिया, सब एलिमिनेट हो गए। सब फोटो में है आजकल? सब फोटो में है, सब कभी मैं दिखाऊंगा, लेकिन आपका मूड नहीं खराब करूंगा शाम के वक्त। लेकिन सब फोटो में चले गए। लेकिन मैं ईश्वरवादी हूँ, ईश्वर ने वो प्रदत्त दिया, वरना विक्रम सिंह अकेले किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकता। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मिजाज होता है, जैसे आपका मिजाज है। आपके यहाँ कोई कुत्ता है, कोई पेट है? नहीं नहीं। किसी के यहाँ पेट है आपके परिवार में? हाँ है। आप जाके उसको एक थप्पड़ मारने की कोशिश कीजिए, आप मार नहीं पाएंगे। पेट को? पेट को भी। जब पेट को नहीं मार सकते तो इंसान को क्या मारेंगे आप? आप नहीं मार सकते। फिर हमसे लोग पूछे कि आपने इतने लोगों का वध किया, आपको नींद आ जाती है? उनका नींद इसीलिए आती है कि मैंने उनका वध किया। न करता तो नींद नहीं आती, क्योंकि मेरा धर्म था वो। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनसठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कोई जोई, ताही बधे कछु पाप न हुई। ये तो रामचंद्र, इनके वध करने से पाप नहीं, ये तो मेरा धर्म था, इसलिए मुझे बड़ी चैन से नींद आती है। आज मौका मिलेगा और सिचुएशन हुई और कानून ने परमिशन दिया, तो आज भी आप? मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। पिस्तौल की 2 मैगजीन हमेशा तैयार रहती है। और एक बार मेरे मन में फितूर उठा था, रिटायरमेंट के बाद, आपने कहा ना कि आज अगर निर्भया के हत्यारे अगर छूट गए तो तुम मरने के लिए तैयार रहो, तुम इनको मार के आओगे। ये आपके मन में था? ये मेरे मन में था। तो आप ही कहते कभी कभी तो अब मरना जीना है। अगर निर्भया के हत्यारे अगर आज डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो तुम तो पके आम हो, वैसे भी तुम्हें बहुत ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहना है, तो अब कुछ समाज को दे करके जाओ। ये मेरे मन में आया था, मैं आज आपको बता रहा हूँ। क्यों आपने ये सवाल किया, क्यों मेरे मन की बात थी, आप पहले व्यक्ति हैं जिसको मैं ये बात बता रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में आया था। और ये आया था कि आज चल के कोर्ट के बाहर एम्बुश लगाना है। मैं जानता था कि मैं मार तो 1 या 2 को दूंगा, लेकिन ये भी मालूम था कि मैं भी मार दिया जाऊंगा। लेकिन ये मेरे मन में आया था। और ऐसा हो जाता तो? हो जाता तो मार दिए जाते, और क्या दिक्कत है? नहीं, अब कौन से अरमान मेरे बाकी हैं? डीजीपी रिटायर्ड हूँ मैं, 4 शौर्य पदक है मेरे पास। मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाके हीरो नहीं बनना है। मैं, भगवान ने इस दरिद्र को, इस अनुपयुक्त व्यक्ति को इतना दे जिसको कभी सोच भी नहीं सकता था। और ये भी कहा जाता है योद्धा को बहुत ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब युद्ध में बहुत दिन से गया नहीं है। ओह। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू रौनक जी, बड़ा आनंद आया। हर बार आपसे कुछ नया सीखने को मिलता है, और हर बार लगता है कि आज सारे सवालों के जवाब हो जाएंगे, फिर हर बार ये लगता है कि नहीं, एक बार फिर से आपको बुलाना पड़ेगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं पॉडकास्ट में नहीं आया हूँ, तीर्थ यात्रा पे आया हूँ, और एक भक्त शिरोमणि के सामने बैठा हूँ। सर, आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, सात्विकता, परमात्मा आपके सदगुरु और आगे ले जाएं। थैंक यू वेरी मच सर। यशस्वी भव, विजयी भव। प्लीज़ दोस्तों, इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा, जो कनाडा तक हैं उन तक भी ज़रूर पहुंचाइएगा। और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कुछ सवाल भी आपके मन में होंगे, उसे भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अभी वॉर की सिचुएशन है, प्लस फिजिकली और मेंटली खुद को स्टेबल भी रखना है। बहुत लोग हमेशा सोशल मीडिया पे भी रहते हैं। क्या कहते हैं आप यंगस्टर्स से, आज के टाइम में खुद को कैसे कंडक्ट करें? युद्ध तो अंदर है, अंतर्द्वंद तो अंदर है। बाहर के युद्ध बड़े छोटे होते हैं, लेकिन जब आपके अंदर का निंजा योद्धा और आपके अंदर का शूरवीर जागृत होता है, जब अर्जुन का गांडीव उठता है, तो पृथ्वी हिलने लगती है। अपना सामर्थ्य, शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक इतना विकास कर लें कि जब आप बाहर निकलें तो ये लोग कहें, हियर इज अ मैन और अ वुमन ऑफ स्टील। उत्तिष्ठ जागृति प्राप्य वरा निबोधत, उठो जागो और प्राप्त करो। एंड व्हाट इज द वन फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट? पहला कदम कहाँ है, कैसे लिया जाए? अशांतस्य कुतो सुखम, जो अशांत है वो सुखी नहीं हो सकता है। अपने को पहले शांत करो।
जो उपद्रव के इंतज़ाम हमने खुद अपने लिए कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले सोशल मीडिया। नंबर 2, महिला और पुरुष मित्र। अभी जो बेमौसम के फूल आ रहे हैं, उसको रुक जाओ कुछ देर, और जब उपयुक्त हो जाओ तब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करना। अभी आपके लिए एक ही फ्रेंड है, स्वाध्याय, शरीर सौष्ठव और ध्यान। ध्यानम शरणम गच्छामि। सो आप ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करते? आपको लगता है सही नहीं है? मैं आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ, 5 सेकंड का है। जी सर। हेनरी फोर्ड सबसे धनाढ्य व्यक्ति थे विश्व के, जी। और उनको पत्रकारों ने पूछा, आप विश्व के सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? उनकी अगर गर्लफ्रेंड्स होती तो मैं हेनरी फोर्ड ना होता। तो मैं समझ सकता हूँ, समझ जाएं कि एक बार तपस्या आप कर लें, जब एक जीवन का विषय है स्वाध्याय का, कठोर परिश्रम का, कर्मयोग का, उस वक्त बाकी सब चीज़ें गौण हो जाती हैं। आप एक बार जब गंतव्य पे पहुंच जाएं, फिर गर्लफ्रेंड भी रखिए, बॉयफ्रेंड भी रखिए, विवाह भी कीजिए, परिवार भी कीजिए, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है, और बेमौसम की चीज़ माली काट देता है। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब मुझे एंड करना पड़ेगा, वरना मैं फिर कुछ पूछूंगा और फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। सो नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। आपके पास भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उन्हें लिखिएगा। और डॉक्टर विक्रम सिंह, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू रौनक, यू आर द बेस्ट। सर, हृदय से आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऑनर्ड सर, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।